नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 921 आह्वान। जब लुओ वंश के शाही महल के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए तो एक विशाल सिर वाला एक जादुई दानव बाहर निकला और उसने मंडपों में मौजूद भीड़ पर अपनी नजरें घुमाई। महामहिम आपको बुला रहे हैं। उनकी आवाज गहरी और भारी थी, मानो उनके कानों में गरज रही हो। भीड़ तुरंत खड़ी हो गई। लुओ वंश में सर्वोच्च शक्ति रखने वाले सम्राट लुओ के लिए दूसरों को बुलाना काफी दुर्लभ बात थी। चलिए चलते हैं। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट खड़े हो गए। लुओ वंश के अगले सम्राट बनने के लक्ष्य के साथ वे सबसे आगे चले। बाई युएकिंग, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स और अन्य प्रमुख हस्तियां उनके साथ साथ चली। छोटी यून, चलो हम भी चलते हैं। लुओ हुआई ने ताना मारा और ये यून को अपने आगे आगे चलने लगी। वह एक राजकुमारी थी, इसलिए उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जहां तक उसके बगल में चल रहे यून की बात है, वह अन्य शाही वंशजों की तरह पहली पंक्ति में बैठा था। यहां तक कि चू यूनजियान भी उसके पीछे थी। लोगों के उस समूह में ये यून की आकृति काफी आकर्षक थी। ये यून सचमुच बहुत शांत है, लुओ मो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने ये यून को मौखिक रूप से अपमानित किया था, लेकिन ये यून का उससे किसी भी तरह के विवाद में पड़ने का कोई इरादा नहीं था, न ही वह डरा हुआ था। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट का रुतबा इतना ऊंचा था कि कई लोग उनका आदर और भय के साथ व्यवहार करते थे, फिर भी ये उनको इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। राजमहल का हॉल बेहद भव्य था। जब लोगों का समूह अंदर दाखिल हुआ तो उन्हें ऐसा लगा मानो वे एक असीम चौक में खड़े हों। दीवारें मोटी और ऊंची थीं। विशाल खंभे घने कोहरे में बहुत ऊपर तक फैले हुए थे। खंभों की मोटाई शायद 7 या 8 लोगों की भुजाओं की संयुक्त लंबाई के बराबर थी। छत बहुत चौड़ी थी, जिसके गुंबद पर देवी देवताओं और राक्षसों के सुंदर भित्तिचित्र बने हुए थे। जैसे ही ये यून ने प्रवेश किया, उसने खंभों की शीर्ष से फैलती हुई एक भयानक आभा को महसूस किया। ऊपर देखने पर उसने प्रत्येक खंभे पर एक व्यक्ति को बैठे हुए देखा। ये लोग कोहरे से घिरे हुए थे, जिससे दूसरों को उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। ये यून ने ऊपर देखा और उसे महसूस हुआ कि कोई ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। उसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सचमुच का आदिम प्राचीन परी उसे घूर रहा हो। उन पर नजर रखने वाले उस व्यक्ति की एक साधारण सी निगाह ने ही शिष्यों को चुप करा दिया। उनके सामने एक विशाल और ऊंचा, धुंध से ढका हुआ चबूतरा था, जिस पर एक भव्य शाही आसन था जिस पर दर्जनों लोग बैठ सकते थे। उस आसन के बीचों बीच एक विशालकाय आकृति बैठी थी, जिसने अजगर के वस्त्र पहन रखे थे। सम्राट पिता को नमस्कार, सभी सम्मानित राजदूतों को मेरा सादर प्रणाम। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने प्रणाम करने में पहल की। कनिष्ठ होने के कारण वे धुंध भरे स्तंभों पर बैठने के योग्य नहीं थे, इसलिए वे केवल हॉल के दोनों ओर स्थित सुनहरे कमल के आसनों पर ही बैठ सकते थे। वहां संभवतः हजारों सुनहरे कमल के आसन थे, इसलिए यदि हॉल हर जगह के कुलीनों से भरा होता तो ये कहना मुश्किल था कि दृश्य कितना भव्य होता। पिछली बार जब यहाँ अन्य गुटों के राजदूत आए थे तब मैं उनमें से एक थी। लुओ हुआर ने अपनी बात ही यून तक पहुंचाई। ये यून के होठों का कोना थोड़ा हिल गया। जाहिर तौर पर लुओ हुआर को इस बात पर काफी गर्व था। हालांकि इससे लुओ हुआर की असाधारण प्रतिभा का भी पता चलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो समारोह में भाग लेने के लिए राजदूत नहीं आते। अपने व्यक्तित्व को देखते हुए वह प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट की प्रतिद्वंदी भी नहीं बन पाती। योद्धाओं की दुनिया में शीर्ष प्रतिभा का होना इस बात का संकेत था कि व्यक्ति को बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी और शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी। सभी लोग बैठ गए, जिनमें से कई लोग बेहद औपचारिक और संयमित तरीके से बैठे थे। यहां तक कि लुओ हुआर भी केवल सामने देख रही थी। राजसी सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अत्यंत प्रभावशाली थी, जिसमें थोड़ी सी सुस्ती झलक रही थी। युवा शिष्य आ गए हैं। ड्यूक वुक्सियाओ, कृपया आपने अभी जो कहा था उसे दोहराएं। सम्राट लुओ ने धीरे से कहा। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उससे लोगों को यह आभास होता था कि उन्हें सुनना ही होगा। ठीक है। एक खंभे से एक पुरुष की कर्कश आवाज आई। ये यून ने देखा तो ड्यूक वुक्सियाओ उसके सामने बैठे थे। वे लाल वस्त्र पहने हुए थे और कोहरे में छिपे हुए थे। उनकी पीठ के पीछे विशाल पंखों की एक जोड़ी थी। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आप सभी उपस्थित लोग श्वेत लोमड़ी और लुओ वंश के शिष्य पिछले 18 वर्षों से प्रशिक्षण परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। यहाँ आने के योग्य वे लोग हैं जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। अन्य गुटों के युवा अभिजात वर्ग भी अब लुओ वंश की राजधानियों की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन मेरे क्लाउड ट्रेल साम्राज्य के शिष्य यहाँ नहीं आएंगे। वे आप सभी से कुछ खास अलग नहीं थे, लेकिन वे सभी हमारी परीक्षाओं के दौरान मारे गए। ड्यूक वुक्सियाओ ने ये कहते हुए गंभीर स्वर में कहा। हॉल में मौजूद शिष्य घबरा गए। क्लाउड ट्रेल साम्राज्य के मृत शिष्य प्रतिभाशाली थे और उन्होंने उन्हीं की तरह परीक्षाओं में भाग लिया था। आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? ये तो फेफेंसम संप्रदाय था। ड्यूक वुक्सियाओ के स्वर में घृणा का भाव था। शिष्यों की वापसी यात्रा के दौरान उन्होंने हमारे स्पिरिट क्रूजर पर हमला किया। फेफेंसम संप्रदाय सभी प्रतिभाशाली शिष्यों को अपने साथ ले गया। उनका अंजाम बेहद भयानक था। फेफेंसम सेक्ट। ये यून ने एक पल सोचा, क्या ये वही संप्रदाय नहीं था जिसने लगभग लुओ कबीले को नष्ट कर दिया था? उस समय इसने लुओ कबीले के साथ एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया था, जिसके कारण लुओ कबीले में प्रतिभाशाली लोगों की कमी हो गई थी। इसके अलावा ये यून को यह भी पता था कि फेफेंसम संप्रदाय ने पहले भी कई अन्य गुटों के साथ युद्ध किया था। ये यून को फेफेंसम संप्रदाय के युद्ध छेड़ने का उद्देश्य नहीं पता था। क्या ये सिर्फ संसाधनों की लूट के लिए था?
उसने आवाज के जरिए लुओ हुआ से पूछे बिना नहीं रह सका, फे फैंटम संप्रदाय एक ही समय में इतने सारे गुटों को क्यों नाराज कर रहा है? शक्तिशाली होने के बावजूद इसे बार बार युद्ध छेड़ने की क्या जरूरत है? क्या उसे डर नहीं है कि इससे उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी? ये यून द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने के बाद उसने लुओ हुआ एर के चेहरे पर घृणा की एक दुर्लभ झलक देखी। फे फैंटम संप्रदाय केवल युद्ध छेड़ने के लिए उत्सुक है। जितना अधिक युद्ध होगा उतना ही यह संप्रदाय मजबूत होता जाएगा। फे फैंटम संप्रदाय कठपुतलियों और फे शवों को परिष्कृत करके बेचने में माहिर है। 12 एम्पायरियन स्वर्गों में विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियों का शरीर मजबूत नहीं होता, जैसे कि मनुष्य। उनका शरीर दुर्बल होता है। कुछ शक्तिशाली मानव शरीर युद्ध में नष्ट हो सकते हैं। तब वे फे जाति के किसी शक्तिशाली सदस्य का शरीर प्राप्त कर लेते हैं और उस पर अधिकार कर लेते हैं। और यही वह समय होता है जब वे फे फैंटम संप्रदाय के संरक्षक बनते हैं। इन तरीकों के माध्यम से फे फैंटम संप्रदाय अन्य एम्पायरियन स्वर्गों से भारी मात्रा में संसाधन और धन एकत्रित करता है। वे पहले ही 10,000 फे एम्पायरियन स्वर्गों के लिए एक अभिशाप बन चुके हैं और बेहद कुख्यात हैं। कठपुतलियों और लाशों की बिक्री। ये यून हैरान रह गई। ये धंधा सचमुच क्रूर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने क्लाउड ट्रेल साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों को लूट लिया था। शायद उनका इस्तेमाल फे की लाशें बनाने के लिए कर रहे थे। 10,000 परियों वाली एम्पायरियन स्वर्ग की परी जाति अपनी मजबूत काया के लिए प्रसिद्ध थी। संभवतः अन्य एम्पायरियन स्वर्गों से भी कई खरीदार इसमें रुचि रखते थे। ये सचमुच एक अप्रत्याशित लाभ था और इन फे जाति के शरीरों को प्राप्त करने के लिए आबादी को लूटने के उद्देश्य से एक युद्ध छेड़ना पड़ा। ये यून ने कहा, ऐसा करके क्या फे फैंटम संप्रदाय सबके दुश्मन नहीं बन रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या 10,000 फे एम्पायरियन हेवन के बड़े गुट देर सवेर फे फैंटम संप्रदाय का सफाया नहीं कर देंगे? लुओ हुआर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। फे फैंटम संप्रदाय शुरू से ही बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा उनका मुख्यालय सिंखोल में है। सिंखोल असीम है और उसमें मौजूद स्थान जटिल और अव्यवस्था से भरा है। उन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल है। क्लाउड ट्रेल साम्राज्य के ड्यूक वुक्सियाओ ने यह कहते हुए अपने दिल में गहरा दर्द महसूस किया। क्लाउड ट्रेल साम्राज्य ने उन प्रतिभाशाली शिष्यों को बड़ी कीमत चुकाकर पाला पोसा था। वे लाखों शिष्यों में से सबसे अलग थे, लेकिन अंततः वे जीवित ही परियों के शवों में परिवर्तित हो गए और हमने एक अत्यंत मूल्यवान स्पिरिट क्रूजर भी खो दिया। ड्यूक वुक्सियाओ असीम घृणा से भरा हुआ था। इस समय सम्राट लुओ ने आह भरी और कहा, फे फैंटम संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर जी वुहेन ने पहले ही एक दिव्य स्वामी राजसी मुहर प्राप्त कर ली है और वे एक दिव्य स्वामी बन गए हैं। क्या वहां मौजूद अभिजात वर्ग के लोग भयभीत हो गए? ड्यूक वुक्सियाओ जैसे अन्य गुटों के राजदूतों को इस बारे में स्पष्ट रूप से पता था, लेकिन जब उन्होंने सम्राट लुओ को इसे दोबारा कहते सुना तो वे केवल अपना सिर हिला सके। हे दिव्य प्रभु! ये यून घबरा गई। उन्होंने एजोर यांग लॉर्ड को याद किया, जो कभी एक दिव्य लॉर्ड थे। 12 दिव्य स्वर्गों में दिव्य स्वामी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते थे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वह ब्रह्मांड की यात्रा करने में सक्षम थे और उन्होंने महारानी के साथ मिलकर महान महारानी हृदय सूत्र की रचना की। गॉड एडवेंट टॉवर जैसी धरोहर भी उनकी कई धरोहरों में से एक थी। फे फैंटम संप्रदाय में वास्तव में एक दिव्य स्वामी था। जी वुहेन की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। दिव्य स्वामी बनने और फे फैंटम संप्रदाय पर नियंत्रण हासिल करने के बाद उन्होंने सिंखोल में कई छोटे गुटों को एकजुट कर लिया है। फे फैंटम संप्रदाय के विस्तार को रोकना लगभग असंभव है। सम्राट लुओ ने कहा। यह सुनकर बुलाए जाने से उत्साहित युवा शिष्यों को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर पड़ी हो। यह निश्चित नहीं था कि कब फे फैंटम संप्रदाय द्वारा उन्हें लूट लिया जाएगा और दूसरों के कब्जे के लिए फे शवों में बदल दिया जाएगा। ये यून ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और वह काफी शांत स्वभाव का माना जाता था। हालांकि फे फैंटम संप्रदाय भयावह था, लेकिन संभवतः इस संकट से निपटने के लिए जवाबी उपायों की घोषणा की जानी थी, जिसके तहत इन सभी गुटों को यहाँ इकट्ठा किया गया था और युवा शिष्यों को बुलाया गया था। अध्याय 922 आनंदमय वर्षा के स्वामी। हॉल में बैठे हुए ये यून को महसूस हुआ कि सम्राट लुओ की आदेशात्मक दृष्टि उन सभी पर घूम रही है। फे फैंटम संप्रदाय का प्रतिरोध करने के लिए आज से हमारे सभी गुट एक गठबंधन बनाएंगे। विभिन्न फे साम्राज्यों की शक्ति एकजुट होगी ताकि हम फे फैंटम संप्रदाय के खिलाफ लड़ सकें। सम्राट लुओ ने कहा। फे फैंटम संप्रदाय की सेनाओं के बढ़ते बल के साथ साथ उससे खतरे में पड़े गुटों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। अब फे फैंटम संप्रदाय फिर से मजबूत हो रहा था और उसके भीतर एक दिव्य स्वामी भी था। यदि ये गुट आपस में गठबंधन नहीं बनाते तो संभवतः वे एक एक करके नष्ट हो जाते। हालांकि क्या केवल एक गठबंधन ही फे फैंटम सेक्ट पर विजय प्राप्त कर सकता है? विभिन्न फे साम्राज्यों में एकांतप्रिय बुजुर्ग और गुप्त तकनीकें हैं। हमारे लुओ कबीले के लिए भी यह कोई अलग बात नहीं है। हमें इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकेगा। लुओ हुआर की आवाज ही उनके कानों में गूंजी। हालांकि उनके चेहरे पर गंभीरता का एक दुर्लभ भाव झलकता था। उस समय फे फैंटम संप्रदाय का कोई दिव्य स्वामी नहीं था और लुओ वंश लगभग विलुप्त होने की कगार पर था। इस बार सम्राट लुओ ने आगे कहा, गठबंधन स्थापित होने के बाद क्लाउड ट्रेल साम्राज्य एक प्राचीन सरणी संरचना, जिसे 10,000 फे देवता वध सरणी कहा जाता है, वे करेगा। ये सरणी कोई मामूली चीज नहीं है। प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि 10,000 फे साम्राज्य स्वर्ग में फे जाति के 10,000 से अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों ने पूर्वज देवताओं का वध करने के लिए इस विशाल संरचना का निर्माण किया था। इसी कारण इस सरणी को यह नाम मिला। क्लाउड ट्रेल साम्राज्य ने इसे प्राप्त कर लिया है, लेकिन यद्यपि यह प्राचीन काल में निर्मित 10,000 फे देवता वध सरणी की मात्र एक प्रतिकृति है, फिर भी यह अत्यंत प्रभावशाली है। सम्राट लुओ ने कहा, इस 10,000 फे देवता वध सरणी की प्रतिकृति के केंद्र में एक दिव्य स्वामी होगा और अन्य स्थान सर्वोच्च शक्तियों को इसके संचालन के लिए आवंटित किए जाएंगे। पूरी सरणी को 10,000 से अधिक लोग शक्ति प्रदान करेंगे।
हे दिव्य प्रभु, सम्राट लुओ की बातें सुनकर वीर स्तब्ध रह गई। उनके गठबंधन में कोई दिव्य स्वामी कब से आ गया? चाहे लुओ वंश हो या श्वेत लोमड़ी वंश, किसी के पास भी दैवीय स्वामी नहीं थे। यदि कोई दैवीय स्वामी स्थिति को संभाले हुए होता तो शायद फे फैंसम संप्रदाय का कोई भय नहीं होता। सम्राट लुओ ने आगे कहा, 10,000 परी देव हत्या सरणी को सक्रिय करने से इसे संचालित करने वाले लोगों पर अत्यधिक ऊर्जा की खपत होती है, इसलिए जीवोहीन के खिलाफ यह अंतिम उपाय होगा जिसका प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। यह उन साधनों में से एक है जिनका उपयोग तभी किया जाएगा जब यह आवश्यक हो। 10,000 परी देवताओं को नष्ट करने वाली सरणी को तुरुप के पत्ते के रूप में पाकर उपस्थित अधिकांश शिष्यों ने राहत की सांस ली। क्या दिव्य स्वामी के बिना भी सरणी संरचना का थोड़ा बहुत उपयोग करना संभव था? हालांकि क्या एक ऐसी शक्तिहीन सरणी संरचना जिस पर कोई दिव्य स्वामी शासन नहीं कर रहा हो, वास्तव में फे फैंसम संप्रदाय का सामना करने में सक्षम होगी? हालांकि सम्राट लुओ ने उनके उपायों में से केवल एक का उल्लेख किया था, इसलिए संभवतः अन्य संबंधित समाधान भी मौजूद थे। उच्च पदस्थ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस बारे में बंद दरवाजों के पीछे चर्चा की थी, इसलिए यह संभावना नहीं थी कि वे इन शिष्यों के सामने सब कुछ प्रकट करेंगे। इस सैन्य संरचना के लिए बड़ी संख्या में दाव मैनिफेस्टेशन और हेवन असेंशन स्तर के योद्धाओं की आवश्यकता होती है। भविष्य में आपको इस सैन्य संरचना में भाग लेने के लिए चुना जा सकता है। सम्राट लुओ ने कहा, क्या आपको सरणी निर्माण में भाग लेने के लिए चुना गया है? सर्वोच्च शक्तियों और इन शक्तिशाली हस्तियों के साथ लड़ने का अवसर वहां मौजूद कई लोगों के लिए बिल्कुल सही था, और सामने मंडराते खतरे को देखते हुए उन्हें योद्धाओं की तरह उठ खड़ा होना पड़ा। कई शिष्यों के चेहरे पर उत्सुकता के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। ये यून चुप रहा। निचले स्तर के शिष्यों के लिए उस स्तर के युद्ध में भाग लेना संभवतः बहुत खतरनाक था। हालांकि अब जब वह लुओ वंश का सदस्य था तो उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। यदि वह युद्ध के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था तो उसे अपनी शक्ति में शीघ्र सुधार करना होगा। एक और खबर देनी है। सम्राट लुओ ने अपना रुख बदलते हुए ओरेकल फेई साम्राज्य के किसी व्यक्ति की ओर देखा। भाई तियानफेंग, आप ही हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताते? सम्राट लुओ के अत्यंत विनम्र लहजे ने ये उनको थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। विभिन्न गुटों से आए लोग केवल राजदूत थे, स्वयं कोई सम्राट नहीं आया था। सम्राट लुओ का दर्जा निस्संदेह सर्वोच्च था, लेकिन अब जब सम्राट लुओ ने उस व्यक्ति को भाई तियानफेंग कहकर संबोधित किया तो ये स्पष्ट हो गया कि कुछ अलग था। इसके अलावा हॉल में उस व्यक्ति की स्थिति भी अत्यंत विशिष्ट थी, क्योंकि वह सम्राट लुओ के ठीक बगल में बैठा था। ठीक है, यू तियानफेंग ने संक्षिप्त जवाब दिया और उनके चेहरे पर कठोर भाव थे। उनकी निगाहें सब पर घूमी और उन्होंने शांत भाव से कहा, आप में से अधिकांश लोग शायद जानते होंगे कि मेरे ओरेकल फे साम्राज्य के असली शासक ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क हैं। अपनी युवावस्था में इंपीरियल पेट्रियार्क ने विश्व भ्रमण किया और उन्हें एक दिव्य स्वामी से मित्रता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय आदरणीय दिव्य स्वामी की शक्ति इंपीरियल पेट्रियार्क के समान थी और भाग्य के संयोग से आदरणीय दिव्य स्वामी इंपीरियल पेट्रियार्क के ऋणी हो गए। दिव्य स्वामी बनने के बाद उन्हें यह एहसान याद रहा और उन्होंने वादा किया कि जब भी ओरेकल फे साम्राज्य खतरे में होगा वे केवल एक बार ही मदद करेंगे। आप में से अधिकांश ने इस दिव्य भगवान की उपाधि के बारे में सुना होगा। वे हैं शुभ वर्षा के देवता। जैसे ही यू तियानफेंग की आवाज धीमी हुई, वहां मौजूद युवा शिष्य स्तब्ध रह गए। क्या कोई दिव्य स्वामी ओरेकल फे साम्राज्य के शाही कुलपति का ऋणी था? यह कोई मामूली बात नहीं थी। दिव्य स्वामी के स्तर पर दूसरों का ऋणी होना असामान्य था, क्योंकि इससे उनके कर्म दूषित होते थे। यदि कोई दिव्य स्वामी ओरेकल फे साम्राज्य की सहायता करता तो गठबंधन में ओरेकल फे साम्राज्य की स्थिति पूरी तरह से बदल जाती। इसीलिए सम्राट लुओ का यू तियानफेंग के प्रति इतना विनम्र व्यवहार कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, जो केवल एक राजदूत थे। हे वर्षा देव, ये यून ने आवाज संचार के माध्यम से पूछा। लुओ हुआर ने उत्तर दिया, फेलिसिट्स रेन लॉर्ड 10,000 फे एम्पायरियन हेवन में अपेक्षाकृत युवा दिव्य स्वामी हैं। वे 10,000 साल पहले दिव्य स्वामी बने थे। जिस संप्रदाय में वे थे वह उनके दिव्य स्वामी बनने से पहले ही नष्ट हो गया था। अब वे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे हैं और किसी भी गुट से संबंधित नहीं हैं। वे एक घुमंतु दिव्य स्वामी हैं और यही कारण है कि उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। ये यून ने सिर हिलाया। उसने एजोर यांग लॉर्ड की यादें देखी थी और एजोर यांग लॉर्ड ने भी एक साम्राज्य स्थापित किया था। किसी गुट का नेतृत्व करने से साधना में अधिक सुविधा मिलती थी। इससे अधिक शक्ति प्राप्त करना भी संभव होता था। एक विचरणशील दिव्य स्वामी स्वतंत्र प्रतीत होता था, लेकिन अकेले रहने से दूसरों के लिए उसे चुनौती देना आसान हो जाता था। जब से आनंदमय वर्षा देवता दिव्य देवता बने, उन्हें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हाल के वर्षों में ये काफी कम हो गया है। इसका कारण यह है कि जिन्होंने उन्हें चुनौती दी वे कभी वापस नहीं लौटे। लुओ हुआर ने कहा। ये यून के सवालों का जवाब मिल गया। एक दिव्य स्वामी, विशेषकर जो उच्च पद पर था, उसने अपने ऋण के कारण ओरेकल फे साम्राज्य को गठबंधन के अन्य गुटों से ऊपर उठने की अनुमति दी। इससे ओरेकल फे साम्राज्य गठबंधन में एक अलौकिक शक्ति बन गया। ये भी कहा जा सकता है कि संपूर्ण गठबंधन का नेतृत्व ओरेकल फे साम्राज्य द्वारा किया जाएगा। लुओ कबीले की शाही राजधानी में एकत्रित ये राजदूत सम्राट लुओ के साथ गठबंधन के मामलों पर बातचीत करने नहीं आए थे, बल्कि उनका मुख्य कार्य संदेशों का आदान प्रदान करना था। फे फैंसम संप्रदाय के खतरे को देखते हुए सम्राट लुओ किसी भी शर्त को अस्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि वे बहुत ही दंडात्मक न हो। जब ये यून को ये बात समझ में आई तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि यू तियानफेंग इतना गर्व क्यों जता रहा था। किसी दिव्य प्रभु के ऋणी होने मात्र से ही उन्हें इतना महत्व प्राप्त हो जाता था, तो यदि वह स्वयं दिव्य प्रभु ही होते तो। ये सोचकर ये यून बेहद भावुक हो गया। 12 दिव्य लोक एक ऐसा संसार था जहां शक्ति सर्वोपरि थी। 12 दिव्य लोकों में दिव्य स्वामी बनना अत्यंत गौरवशाली था।
इस समय यू तियानफेंग ने कहा, फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के बारे में यह एकमात्र खबर नहीं है। आगे जो जानकारी आएगी उसका आप सभी से गहरा संबंध होगा। जब यू तियानफेंग ने ये कहा तो सब लोग चौकन्ने हो गए। क्या इसका उनसे कुछ लेना देना है? फेलिसिट्स रेन लॉर्ड हाल ही में मेरे ओरेकल फे साम्राज्य का दौरा कर रहे थे। जब फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने इंपीरियल पेट्रियार्क से मुलाकात की तो उन्होंने एक शिष्य बनाने की अपनी इच्छा का जिक्र किया। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड हमारे गठबंधन से एक शिष्य चुन सकते हैं। इंपीरियल पेट्रियार्क ने हमें फेलिसिट्स रेन लॉर्ड की इस इच्छा के बारे में आप सभी को सूचित करने का आदेश दिया है। यह आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। यू तियानफेंग ने यह वाक्य कुछ अनिच्छा से कहा। दरअसल उन्हें लगा कि फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ओरेकल फे साम्राज्य से ही किसी शिष्य को चुन सकते थे। कहावत है कि लाभ परिवार के भीतर ही रहना चाहिए, लेकिन फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने अपने चयन के लिए व्यापक दायरा अपनाने पर जोर दिया। जब वहां मौजूद युवा अभिजात वर्ग ने यह खबर सुनी तो ऐसा लगा मानो कोई जलता हुआ उल्कापिंड शांत जल की सतह से टकरा गया हो। एक दिव्य भगवान शिष्य को स्वीकार कर रहे थे। कई शिष्य तुरंत उत्साहित हो गए। किसी दिव्य प्रभु का शिष्य बनने का क्या अर्थ था? किसी दिव्य स्वामी का शिष्य बन जाने पर सफलता की ओर एक छलांग ही पर्याप्त होती थी। चाहे आप किसी परमपिता के शिष्य हो या सिंहासन के उत्तराधिकारी, उनकी कोई तुलना नहीं थी। और जहां तक किसी बड़े परिवार के शिष्य होने की निम्न स्थिति की बात है तो वह दिव्य स्वामी के शिष्य के सामने तुच्छ थी। निस्संदेह यदि वे किसी दिव्य गुरु के शिष्य बन जाते तो वे उपस्थित सभी गुटों की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ बन जाते। यहाँ तक कि जिस गुट में वे रहते थे उसके सम्राट को भी दिव्य गुरु के शिष्य के साथ अतिथि की तरह विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना पड़ता था। एक दिव्य स्वामी के पास संसाधनों का विशाल भंडार था। यहाँ तक कि उनके हाथों से रिसने वाला एक छोटा सा अंश भी उनके जीवन भर के लिए लाभदायी होता। यहाँ तक कि यून भी लालच में आ गया था। दिव्य स्वामी का शिष्य बनने के इतने सारे फायदे थे। यहाँ तक कि फे फैंसम संप्रदाय भी शायद बिना सोचे समझे किसी दिव्य स्वामी के शिष्य को मारने की हिम्मत नहीं करता था। अध्याय 923 शिष्य चयन के मानक। किसी दिव्य प्रभु का शिष्य कैसे बना जा सकता था? परम प्रसन्नतापूर्ण वर्षा प्रभु अपने शिष्य से किन मानदंडों की अपेक्षा रखते थे? वहां उपस्थित सभी युवा अभिजात वर्ग बेहद उत्साहित थे। सभा में बैठने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त संतान था। ये केवल लुओ डिवाइन हॉल और व्हाइट फॉक्स कबीले की परीक्षाओं में भाग लेने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें 200 से 300 वर्ष की आयु के युवा प्रतिभावान भी शामिल थे। उन्हें अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था, तो वे इस अवसर को कैसे गंवा सकते थे जो उन्हें एक ही छलांग में स्वर्ग तक पहुंचने में मदद कर सकता था। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड 10,000 फे एम्पायरियन हेवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती थे। केवल उन्हीं के सामने फे फैंसम संप्रदाय काम उठता था। आखिर फे फैंसम संप्रदाय का एकमात्र दिव्य स्वामी था। फे फैंसम संप्रदाय का दिव्य स्वामी अपने समकक्ष को नाराज करने से नहीं डरता था, लेकिन फे फैंसम संप्रदाय के लोगों का क्या? वे तो आसानी से मारे जा सकते थे। उपस्थित युवा शिष्य मुख्य रूप से लुओ कबीले और श्वेत लोमड़ी कबीले से थे। इन दोनों गुटों के बीच घनिष्ठ संबंध थे और उनके बीच गठबंधन होना तय था। जहां तक ओरेकल फे साम्राज्य की बात है, इन दोनों गुटों के साथ उसके संबंध काफी कमजोर थे। यू तियानफेंग इस बात से नाखुश था कि फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने शिष्य की तलाश में ओरेकल फे साम्राज्य से बाहर निकलकर पूरे गठबंधन में खोजबीन की थी। अब लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स के शिष्यों को इतना उत्साहित देखकर जैसे वे इस महान अवसर के उनके हाथ लगने पर खुशी मना रहे हो, यू तियानफेंग की आंखों में तिरस्कार का भाव झलक रहा था। वे तो हंस के मांस के लिए ललचाने वाले मेंढकों के झुंड मात्र थे। क्या किसी दिव्य स्वामी का शिष्य बनना इतना आसान था? आखिर किस बात ने उन्हें इसके योग्य बनाया? मेरे ओरेकल फे साम्राज्य की वर्तमान युवा पीढ़ी प्रतिभा से भरी हुई है। फिर भी जब इतनी सारी प्रतिभाएं फेलिसिट्स रेन लॉर्ड को दिखाई गईं, तो उन्होंने केवल मुस्कुराकर कोई टिप्पणी नहीं की। दिव्य स्वामी के लिए मानदंड अत्यंत उच्च थे। फिर भी जब मेरे ओरेकल फे साम्राज्य की युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ने अपने महान दाव डोमेन का खुलासा किया तो उसने केवल आनंदमय वर्षा स्वामी को सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। किसी दिव्य स्वामी को सिर हिलाने के लिए प्रेरित करना गर्व की बात थी। हालांकि फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने बाद में शिष्य चयन के दायरे को पूरे गठबंधन तक विस्तारित करने पर जोर दिया। यू तियानफेंग को विश्वास था कि अंततः इसका लाभ ओरेकल फे साम्राज्य को ही मिलेगा। अन्य गुटों के अभिजात वर्ग के लोग वहां केवल एक सहायक भूमिका निभाने के लिए मौजूद थे। राजदूत, क्या फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने कोई ऐसे मानदंड निर्धारित किए हैं जिन्हें पूरा करने पर उनके शिष्य बनने का अवसर मिल सके? इस समय लुओ वंश की युवा पीढ़ी के प्रमुख पात्रों में से एक प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने बोलना शुरू किया। यू तियानफेंग ने उसे दिल पर नहीं लिया, भले ही वह लुओ वंश का राजकुमार था और सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल संभावना थी। उसने राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट की ओर एक पल के लिए देखा और फिर धीरे से उत्तर दिया, फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है और उन्होंने केवल इतना ही बताया है कि वे एक शिष्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे निश्चित रूप से शिष्य स्वीकार करेंगे। आशा मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक आशा होती है उतनी ही अधिक निराशा होती है। हालांकि मुझे विश्वास है कि यदि आप में से कोई 9 पत्ती दावफल का निर्माण कर सकता है तो फेलिसिट्स रेन लॉर्ड का शिष्य बनना कठिन नहीं होगा। 9 पत्ती वाला दावफल। यू तियानफेंग की बातें सुनकर भीड़ स्तब्ध रह गई। पंचतत्वीय दाव स्तर से नीचे के स्तर के लोगों के लिए भी 9 पत्ती दावफल का संघनन करना कठिन था। हालांकि उपस्थित प्रतिभाशाली लोग आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि वे 9 पत्ती दावफल का संघनन कर सकते हैं। 8 पत्तियों वाले दावफल को संघनित कर पाना एक भव्य घटना थी जो पूरे कबीले को हिला सकती थी। हालांकि 9 पत्ती दावफल धारण करते हुए दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र में कदम रखने पर भी दिव्य स्वामी बनने की संभावना अभी भी काफी कम थी। आखिरकार भगवान की आयु लंबी होती है। वे अनेक शिष्यों को दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन इन शिष्यों में से किसी नए भगवान को उत्पन्न करने की संभावना अत्यंत कम होती है। भगवान बनना अत्यंत कठिन होता है। यू तियानफेंग इतना घमंडी क्यों है?
ये तो केवल ओरेकल फे साम्राज्य के शाही कुलपति का एक दिव्य स्वामी को जानना है, न कि स्वयं यू तियानफेन का। 9 पत्ती दावफल क्या है? मुझे विश्वास नहीं होता कि उनके ओरेकल फे साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोग 9 पत्ती दावफल का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, वह हमें पूरी तरह से नीचा दिखा रहा है, ये कहकर कि जितनी अधिक आशा होगी उतनी ही अधिक निराशा होगी। वो बस नहीं चाहता कि हम ओरेकल फे साम्राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा करें। व्हाइट फॉक्स कबीले और लुओ कबीले के प्रतिभाशाली लोगों ने निजी संदेशों के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत शुरू की। ये यून को सब समझ आ रहा था, लेकिन यू तियानफेन की प्रतिक्रिया तर्कसंगत थी। यू तियानफेन के अनुसार उपस्थित तथाकथित प्रतिभाशाली लोग दिव्य स्वामी की दृष्टि में आने के योग्य नहीं थे। इसका कारण ये था कि स्वयं ओरेकल फे साम्राज्य में ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें दिव्य स्वामी से संपर्क करने का अवसर मिल सकता था। यह अवसर ओरेकल फे साम्राज्य द्वारा लाया गया था, इसलिए शिष्यों का चयन स्वाभाविक रूप से ओरेकल फे साम्राज्य के भीतर से ही किया गया था। लुओ वंश के शाही महल में आयोजित भव्य समारोह के दौरान इन दोनों बातों की घोषणा की गई। फे फैंसम संप्रदाय की वापसी हो रही थी और एक दिव्य स्वामी अपने शिष्य को शिष्य बना रहे थे। चूंकि शिष्य अपने साथ एक अवसर का आकर्षण लेकर आया था, इसलिए फे फैंसम संप्रदाय के आक्रमण के कारण दबा हुआ मन रहस्यमय तरीके से शांत हो गया था। यदि कोई दिव्य स्वामी का शिष्य बन जाए तो क्या उसे फे फैंसम संप्रदाय से डरने की कोई आवश्यकता है? बैठक समाप्त होने के बाद ये यून और लुओ हुआए एक साथ महल से चले गए। ये यून, क्या आप फेलिसिट्स रेन लॉर्ड द्वारा शिष्य को अपनाने के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लुओ हुआर ने पूछा। वह समझ गई थी कि कई युवा शिष्यों की तुलना में ये यून काफी शांत स्वभाव के थे। ये निश्चित है कि किसी दिव्य स्वामी का शिष्य बनना युद्ध साधना में बहुत सहायक होता है, लेकिन नियमों को जाने बिना भी दिव्य स्वामी का शिष्य बनना कठिन होगा। मैं वापस आने के बाद एकांतवास में जाने की योजना बना रहा हूँ और आदिम अंतरिक्ष से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करने के लिए कुछ महीने लूंगा। एक और एकांतवास? लुओ हुआर कुछ हैरान रह गई। आप पहले ही 18 साल एकांतवास में रह चुके हैं, फिर क्यों? मेरे पास कुछ ऐसी अंतर्दृष्टियां हैं जिन्हें वास्तविक युद्ध में उपयोग करते समय और अधिक निखारने की आवश्यकता है। ये यून ने उत्तर दिया। लुओ हुआर ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि वास्तविक युद्ध अभ्यास की भी आवश्यकता है। तुमने लुओ दिव्य हॉल में कई परीक्षाएं छोड़ दी हैं, इसलिए अब इसकी भरपाई करने का समय है। मैं माताजी से तुम्हें स्वर्गीय वध सरणी का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध करूंगी। स्वर्गीय वध सरणी युवा अभिजात वर्ग की वास्तविक युद्ध शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए है। स्वर्गीय वध सरणी में साधना करने से तुम्हारी शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। हाँ, ये भी अच्छा रहेगा। ये यून तुरंत प्रसन्न हो गया और उसने सिर हिलाया। तो अगर वर्षा देव के शिष्य चयन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण खबर हो तो मैं किसी को तुम्हें सूचित करने के लिए कहूंगी ताकि तुम समय रहते एकांतवास से बाहर आ सको। वर्षा देव के चयन का मौका मत चुकना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लुओ हुआर ने ये यून की ओर मुस्कुराते हुए कहा। ये यून को साथ लेकर वे फेंगहुआ महल की ओर उड़ गए। ... जब लुओ हुआर और ये यून महारानी जुबान से मिलने जा रहे थे, उसी दौरान एक स्पिरिट क्रूजर चुपचाप लुओ कबीले की शाही राजधानी के बाहर गहरे अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था। इस स्पिरिट क्रूजर का स्तर उस स्पिरिट क्रूजर से थोड़ा कमतर था जिसका इस्तेमाल लुओ कबीले ने आदिम स्वर्ग की यात्रा करने के लिए किया था। लुओ वंश द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला आदिम साम्राज्य स्वर्ग आत्मा क्रूजर एक सर्वोच्च या सम्राट लुओ का पोत था, लेकिन इस आत्मा क्रूजर का मालिक केवल एक युवक था। इस समय वो युवक जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा होकर दूर दूर तक फैले ब्रह्मांड को निहार रहा था। बहुत दूर अंधकार में एक भूभाग तैर रहा था जो निहारिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे जैसे स्पिरिट क्रूजर आगे बढ़ता गया, वह धीरे धीरे दूरी कम करता गया। वह लुओ वंश की शाही राजधानी है ना? उस युवक के बगल में एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने अपने आकर्षक शरीर को ढकने वाला घूंघट ओढ़ रखा था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद तो नहीं थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी चमक थी जिससे वह एक स्वस्थ सुंदरता बिखेर रही थी। हाँ, यह हमारी यात्रा का पहला चरण है और यह सबसे महत्वपूर्ण चरण भी है। परम पूज्य वर्षा देव ने मुझे अपना शिष्य बनने के लिए आवश्यक मानदंड नहीं दिया, इसलिए मैं परम पूज्य वर्षा देव के लिए एक मानदंड बनाऊंगा। मैं वर्षा देव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूंगा, युवक ने आत्मविश्वास से कहा। उसके बगल में खड़ी लड़की ने विनम्रतापूर्वक झुककर कहा, युवक, तुम निश्चित रूप से वर्षा देव के शिष्य बनोगे। अध्याय 924 स्वर्गीय संहार की पंक्ति। लुओ वंश का शाही महल एक अत्यंत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और इस विशाल क्षेत्र में महल और इमारतें उस क्षेत्र के एक अत्यंत छोटे हिस्से में ही बनी हुई थी। शाही महल के पीछे अमर पर्वतों और आध्यात्मिक स्थलों से भरा एक विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ था। ये अमर पर्वत ही वह स्थान था जहां स्वर्ग पृथ्वी युआंची का संचय होता था। ये साधना के लिए एक आदर्श स्थान था। ये लुओ वंश के शाही महल का पिछला हिस्सा है। यहाँ 1 लाख अमर पर्वत हैं। जितना अंदर जाओगे स्वर्ग पृथ्वी युआंची उतनी ही समृद्ध होगी, लेकिन क्षेत्र उतना ही प्रतिबंधित भी होगा। सबसे गहरे हिस्सों में तो माता को भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। लुओ हुआर ने ये यून के साथ चलते हुए ये बातें कही। ओह, ये यून चौंक गई। एक प्रतिबंधित क्षेत्र जहां महारानी को भी जाने की अनुमति नहीं है। लुओ हुआर ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, लुओ वंश का शाही महल स्वयं उस भूमि पर स्थित है जहां वंश की सबसे बड़ी आध्यात्मिक जड़ है और इसी आध्यात्मिक जड़ के कारण इस स्थान को शाही महल के लिए चुना गया था। राजमहल के पीछे लुओ वंश के 3 सर्वोच्च अधिकारी एकांतवास में हैं। उनमें से एक लुओ वंश के वास्तविक सत्ताधारी व्यक्ति हैं, तीसरे एम्पायरियन ग्रेंडनकल। वे 1 लाख वर्षों से एकांतवास में हैं। इस दौरान केवल पिता ही उनसे संवाद कर सकते हैं। तीसरा एम्पायरियन चाचा। ये यून ने हल्की सांस छोड़ी। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि लुओ वंश में तीसरे एम्पायरियन चाचा का ही सर्वोच्च स्थान था। लुओ वंश के सम्राट को बदला जा सकता था,
चाहे वह लुओ हुआर हो या प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट, इससे लुओ वंश पर कोई खास असर नहीं पड़ता क्योंकि तीसरे एम्पायरियन चाचा ही लुओ वंश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते थे। तीसरे एम्पायरियन चाचा ने सिंहासन के किसी भी उत्तराधिकारी के लिए स्पष्ट रूप से कोई समर्थन नहीं जताया। यदि वे कोई संकेत देते भी तो प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट और लुओ हुआ एयर के बीच इस पद के लिए होड़ की कोई आवश्यकता नहीं होती। लुओ हुआ ये उनको शाही महल के पीछे के विशाल भूभाग में काफी अंदर तक ले गई और फिर एक घाटी के सामने रुक गई। घाटी के किनारे लुओ कबीले के शाही महल के रक्षक इलाके की रखवाली कर रहे थे। लुओ हुआ द्वारा एक सांकेतिक चिन्ह दिखाने के बाद रक्षकों ने सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिए, जिससे ये उनको घाटी में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। यहीं पर लुओ कबीले का स्वर्गीय वध सरणी स्थित था। हेवनली स्लॉटर एरे शूरा युद्ध क्षेत्र का अनुकरण कर सकता था। हेवनली स्लॉटर एरे में प्रवेश करते ही लगातार युद्ध होते रहते थे। युद्ध के माध्यम से व्यक्ति की युद्ध क्षमता निखरती थी और उसे अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया जाता था। हालांकि हेवनली स्लॉटर एरे आंशिक रूप से एक मायावी एरे थी, लेकिन युद्ध प्रक्रिया पूरी तरह से वास्तविक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेवनली स्लॉटर एरे में प्रकट होने वाले विरोधी केवल भ्रम नहीं थे, बल्कि वास्तविक अस्तित्व थे। लुओ हुआ एर ने कहा, दशकों पहले लुओ कबीले और फे फैंसम संप्रदाय के बीच हुए युद्ध ने स्वर्गीय वध सरणी को समृद्ध बना दिया। फे फैंसम संप्रदाय के कई राक्षस, चाहे वे युवा हो या वृद्ध, अपनी युद्ध क्षमता खोने के बाद जीवित ही पकड़ लिए गए। उनकी आत्माओं को स्वर्गीय वध सरणी में समाहित कर लिया गया, जिससे वे स्वर्गीय वध सरणी की कठपुतली बन गए। छोटी यून, जब तुम स्वर्गीय वध सरणी में प्रवेश करोगे तो तुम फे फैंसम संप्रदाय के उन राक्षसों से लड़ने में सक्षम होगे। जब लुओ हुआ ने ये टिप्पणी की तो उसकी आंखों में एक दुर्लभ शीतलता झलक रही थी। हालांकि किसी जीवित व्यक्ति को दिव्य संहार में परिवर्तित करना दयालुता नहीं माना जाता था, लेकिन यह एक ऐसा युद्ध था जो एक कबीले के अस्तित्व को निर्धारित करता था, इसलिए वे शत्रु के प्रति दया कैसे दिखा सकते थे। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें क्रूर होना ही था। फे फैंसम संप्रदाय के राक्षसों को स्वर्गीय संहार सरणी में परिष्कृत करना एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय था। इससे लुओ वंश के शिष्यों को साधना के दौरान शक्तिशाली फे फैंसम संप्रदाय के सदस्यों के साथ एक नकली युद्ध का अनुभव प्राप्त हुआ। साथ ही इससे उन्हें युद्ध के मैदान में अप्रस्तुत होने से भी बचाया जा सकेगा। ये यून ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतनी जल्दी शक्तिशाली फे फैंसम संप्रदाय के सदस्यों को देखने का मौका मिलेगा। इससे उसका दिल उत्सुकता से भर गया। फे फैंसम संप्रदाय की साधना विधियां लुओ वंश से भिन्न थीं। दुनिया की विभिन्न साधना विधियों और युद्ध शैलियों को देख पाना ये यून के लिए अत्यंत लाभकारी था। जैसे ही ये यून उसमें दाखिल हुई, स्क्रीन चमक उठी। ... हलचल भरे लुओ वंश की राजसी राजधानी में लुओ जल सड़क नामक एक गली थी। ये गली सीधी नहीं थी और घुमावदार नदी की तरह मोड़ों से भरी हुई थी। इसी कारण इसका ये नाम पड़ा। लुओ वाटर स्ट्रीट में काफी चहल पहल थी और कहा जा सकता है कि यहाँ की हर इंच जमीन सोने के बराबर कीमती थी। 10 वर्ग फुट की एक छोटी सी दुकान भी 10,000 विश्व पत्थरों से अधिक की थी। लुओ वाटर स्ट्रीट के प्रवेश द्वार के पास एक रेस्तरां था जो पूरे लुओ वंश की शाही राजधानी में प्रसिद्ध था। इसका नाम लुओ वाटर रेस्तरां था और यहाँ आम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। केवल धन दौलत ही पर्याप्त नहीं थी, प्रवेश के लिए प्रतिष्ठा भी आवश्यक थी। लुओ वाटर रेस्टोरेंट में कीमतें बेहद ऊंची थीं और 7वीं मंजिल पर स्थित लाउंज केवल सबसे खास मेहमानों के लिए ही आरक्षित था। एक साधारण व्यंजन की कीमत 1000 विश्व पत्थरों से भी अधिक होती थी। यहाँ भोजन करने का अवसर आमतौर पर बड़े पारिवारिक परिवारों के सदस्यों या राजकुमारों और राजकुमारियों को ही मिलता था। इस समय लुओ वाटर रेस्टोरेंट के 7वें तल पर एक मेज थी जो सबसे मूल्यवान सामग्रियों से बने आध्यात्मिक भोजन के साथ साथ सबसे समृद्ध स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई से युक्त अमृत से भरी हुई थी। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड द्वारा किसी शिष्य को अपना शिष्य बनाना वास्तव में एक असाधारण और भव्य अवसर है। उन्होंने बिना स्पष्ट रूप से कहे अपने इरादों का थोड़ा सा संकेत दिया है, फिर भी इससे पूरे गठबंधन में हलचल मच गई है। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में हर जगह से कई प्रतिभाशाली लोग लुओ कबीले की शाही राजधानी में आए हैं। वे शायद इस भव्य आयोजन को चूकना नहीं चाहते। बोलने वाले व्यक्ति के हाथ में शराब से भरा एक गिलास था जो हिल रहा था। उसने पीले रंग का भव्य चोगा पहना हुआ था। अगर ये यून यहाँ होता तो वह उसे राजकुमार पिंगनान के रूप में पहचान लेता, जिसने ये यून को लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने की सिफारिश की थी। हालांकि राजकुमार पिंगनान महारानी जुवान के पुत्र नहीं थे, फिर भी वे उनके विशेष सेवकों में से एक थे। लुओ हुआ एर को लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करने में मदद करने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहा था। ये यून को भर्ती करने के बाद महारानी जुवान ने राजकुमार पिंगनान को भरपूर पुरस्कार दिया था। राजकुमार पिंगनान के अलावा कुछ और लोग भी थे। सामाजिक क्रम के अनुसार उनका दर्जा राजकुमार पिंगनान से कहीं अधिक था। उनमें से एक थे सर्वोच्च गुलान के शिष्य जियान झू और साथ ही श्वेत लोमड़ी कुल के प्रतिभाशाली वुफेंग। योद्धाओं की दुनिया में ताकत ही वर्चस्व तय करती थी। हालांकि वह राजकुमार था, लेकिन जियान झू और वुफेंग से कमतर था क्योंकि उसकी ताकत औसत दर्जे की थी। ये लोग तो बस मजे लेने आए हैं। अगर इन्हें बताया जाए कि ये किसी दिव्य स्वामी के शिष्य बन सकते हैं तो शायद इन्हें खुद भी यकीन न हो। वुफेंग ने सिर हिलाया। मेरी राय में 100 साल से कम उम्र की सबसे होनहार महिलाएं राजकुमारी पर्पल स्पिरिट और राजकुमारी जुएर हैं, और अगर एक और नाम जोड़ना हो तो वो ये यून है। लेकिन 100 से 300 साल की उम्र के बीच तो और भी बहुत सारी हैं। उदाहरण के लिए चू यूनजियान, लिन शुवानजी। हालांकि ये तो सिर्फ लुओ और व्हाइट फॉक्स वंश के लोग हैं। दूसरे बड़े वंशों में भी लोगों की कमी नहीं है। मुझे हैरानी है कि हमारे जीतने की कितनी संभावना है। वुफेंग का अनुमान था कि कोई दिव्य स्वामी 300 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। उम्र जितनी अधिक होती है उनकी विधिक साधना उतनी ही अधिक विकसित होती है, इसलिए उनका पोषण करना उतना ही कठिन होता है। राजकुमारी जुएर और राजकुमारी पर्पल स्पिरिट।
दिलचस्प है, लेकिन दुर्भाग्य से आपके जीतने की संभावना लगभग शून्य है। अचानक एक महिला की चंचल आवाज में शरारती अंदाज गूंज उठा। जियानजू, वुफेंग और मेज पर बैठे लोगों ने अपना सिर घुमाया। उन्होंने देखा कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक मेज पर 4 लोग बैठे हुए थे। बाईं ओर खड़ी महिला सांवली त्वचा वाली एक खूबसूरत महिला थी। उसकी सुडौल काया ने उसे एक बेबाक स्वभाव दिया था। दाईं ओर एक नंगे बदन मांसल व्यक्ति खड़ा था, लेकिन उसकी मांसपेशियों पर निशान थे। उसका हथियार बेहद खास था। वह एक कुल्हाड़ी थी और उन दोनों के बीच नीले रंग के कपड़े पहने एक साधारण दिखने वाला युवक बैठा था। योद्धाओं की दुनिया में युआनची से शरीर को पोषण मिलने के कारण बहुत सारे सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं पैदा होती थीं। ये युवक असाधारण था। दिखने में साधारण होने के बावजूद उसकी आंखें बेहद तेज थीं। इसके अलावा उसकी पुतलियां लाल थीं, मानो आकाश में तैरते हुए 2 लाल बादल हों। नीले वस्त्र पहने युवक के बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने बांस की टोपी पहन रखी थी और लबादा ओढ़ रखा था। वह भयावह और रहस्यमय लग रहा था। उसके सामने खाने की मेज रखी थी, लेकिन उसके सामने रखा कटोरा और खाने के बर्तन वैसे ही पड़े थे, मानो उसने खाने को छुआ तक न हो। उस महिला की आवाज सांवले रंग की त्वचा वाली एक मोहक स्त्री की थी। हालांकि वह मनमोहक महिला संभवतः इस समूह में एक अधीनस्थ सदस्य थी। इस समूह का नेता एक साधारण दिखने वाला युवक था जिसकी आंखें बादलों जैसी लाल थीं। तुम कौन हो? वुफेंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वह राजकुमारी जुएर का प्रशंसक था। इस तुच्छ टिप्पणी ने वुफेंग को क्रोधित कर दिया था। वह किसी को भी राजकुमारी जुएर का इस तरह से तिरस्कारपूर्ण उल्लेख करने को बर्दाश्त नहीं करता था। मैं ओरेकल फेई साम्राज्य से ची झुयुन एक हूँ, लाल पुतलियों वाले उस व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में तलवार जैसी तीक्ष्णता थी जो सीधे कानों तक पहुंच गई। अध्याय 925 ची झुयुन। ची झुयुन, ओरेकल फेई एम्पायर। वहां मौजूद लोगों को ची झुयुन का नाम सुनकर कोई खास जानकारी नहीं हुई। आखिर ओरेकल फे साम्राज्य और लू वंश भौगोलिक रूप से एक दूसरे से बहुत दूर थे। फे फैंसम संप्रदाय के उदय से पहले दोनों शक्तियों का आपस में कोई खास संपर्क नहीं था। वे दोनों पक्षों के सर्वोच्च शासकों के नाम और अन्य सामान्य जानकारी तो जानते थे, लेकिन युवा प्रतिभाओं के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। ची झुयुन कौन है? मैंने तो उसके बारे में कभी सुना ही नहीं। राजकुमारी जुएर को अपना आदर्श मानने वाले श्वेत लोमड़ी के एक शिष्य ने उपहास व्यक्त किया। तो क्या हुआ अगर वह ओरेकल फे साम्राज्य का प्रतिभाशाली व्यक्ति था? चाहे लुओ वंश हो या श्वेत लोमड़ी वंश, दोनों में से कोई भी ओरेकल फे साम्राज्य से कमतर नहीं था। ओरेकल फे साम्राज्य के एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि वह निर्दोष राजकुमारी जुएर का अपमान करे? क्या वह खुद को उत्कृष्टता का प्रतीक समझता था? युवा शिष्य की अपने प्रति अवहेलना से ची झुयुन विचलित रहे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, भले ही आपने मेरा नाम न सुना हो, आप सभी जल्द ही मेरा नाम याद कर लेंगे। ची झुयुन ने ये शब्द अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहे, लेकिन इतने शांत ढंग से कि मानो वह अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हो, बल्कि केवल एक तथ्य बता रहा हो। जियानजू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह समझ सकता था कि ची झुयुन का साधना स्तर अत्यंत भयावह था, लेकिन वह ये नहीं बता सकता था कि यह कितना भयावह था। उसने वुफेंग से नजरें मिलाई। वुफेंग चुप रहा, लेकिन वह जियानजू के फैसले से सहमत था। ची झुयुन की बातें सुनकर पहले बोलने वाले श्वेत लोमड़ी के शिष्य ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अपना नाम याद है? उफ, जब से आनंदमय वर्षा स्वामी ने शिष्य बनाने की इच्छा प्रकट की है, तब से हर तरह के लोग अपनी महानता का बखान करते हुए उछल पड़े हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि आनंदमय वर्षा स्वामी ओरेकल फे साम्राज्य में है? क्या तुम भी ओरेकल फे साम्राज्य से नहीं हो? अगर तुम इतने अच्छे थे तो क्या तुम्हें लुओ वंश में आने की जरूरत थी? तुम ओरेकल फे साम्राज्य में ही रह सकते थे। भले ही तुम्हारा चयन दिव्य स्वामी के शिष्य के रूप में नहीं हुआ, तुम्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए था। तुम शुरुआत में ही बाहर हो गए और अब यहाँ लुओ वंश में जीवन का अर्थ खोजने आए हो। श्वेत लोमड़ी का शिष्य अपने शब्दों में अत्यंत कठोर था। जब फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ओरेकल फे साम्राज्य में था, तो अगर वह इतना आत्मविश्वासी था तो ओरेकल फे साम्राज्य में ही क्यों नहीं रुका? वह लुओ कबीले में क्यों आया? और उसकी कही बात ने ओरेकल फे एम्पायर के समूह को क्रोधित कर दिया। ची झुयुन ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसके बगल में बैठा, जिसके शरीर पर कई निशान थे, उसने अचानक एक मुक्का मार दिया। धमाका! उसकी मुट्ठी से भयंकर ऊर्जा फूट पड़ी। इस मुक्के ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो लुओ वाटर रेस्टोरेंट के 7वें तल तक फैल गया। 7वें तल पर रखी मेजें और कटलरी तूफान की चपेट में आ गईं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तूफान ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा लग रहा था मानो मेजें और कुर्सियां किसी दूसरी दुनिया में हों, जहां वे अलग थलग पड़ी हों। हालांकि सफेद लोमड़ी का शिष्य, जो तूफान के केंद्र की चपेट में था, तीव्र दबाव महसूस कर रहा था। वह एक भयानक तूफान के बीच एक पत्ते की तरह था, जो किसी भी क्षण टूट सकता था। उसके पास अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। श्वेत लोमड़ी के शिष्य को गहरी लाचारी का एहसास हुआ। उसकी सारी युआनची शक्ति सील कर दी गई थी, जिससे वह अपनी किसी भी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। रास्ता बनाओ। ठीक उसी क्षण श्वेत लोमड़ी के स्तब्ध शिष्य के कानों में एक चीख गूंजी। वुफेंग ने चाल चल दी थी। वुफेंग उस क्षण स्तब्ध रह गया। घावों से भरा वह व्यक्ति हट्टा कट्टा लग रहा था, इसलिए संभवतः वह बल पर आधारित योद्धा था, लेकिन उसने जिस सटीकता से नियंत्रण का प्रदर्शन किया वह चौंका देने वाला था। एक भारी तलवार ने वार किया और तूफान को चीर डाला। तलवार की एक सघन किरण आगे बढ़ी और उस घायल आदमी के चेहरे की ओर जा गिरी। लेकिन तूफान के प्रचंड हमले के कारण तलवार की किरण आगे बढ़ते बढ़ते कमजोर होती गई। वह लगातार इतनी कमजोर होती गई कि जब वह उस घायल व्यक्ति तक पहुंची तो हल्की हवा के झोंके जैसी हो गई, जिससे उसके बल लहराने लगे। बम! तलवार की किरण और तूफान एक साथ गायब हो गए, मानो शून्य में विलीन हो गए हों। मेजें, छुरी और बर्तन वैसे ही पड़े रहे, मानो हत्या का इरादा और विस्फोट कभी अस्तित्व में ही न रहे हों।
ये वुफेंग और उस निशान वाले व्यक्ति के सटीक ऊर्जा नियंत्रण का एक उदाहरण था। हालांकि निशान वाला व्यक्ति निहत्था था, लेकिन वुफेंग ने पहले ही अपनी तलवार का इस्तेमाल कर लिया था। वुफेंग के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वह जख्मी आदमी बेहद ताकतवर था, जिससे निपटना उसके लिए मुश्किल होगा। इस समय घावों से ग्रसित व्यक्ति हंस पड़ा और उसने अपनी पीठ पर लटकी हुई कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। किसी रेस्तरां में कुल्हाड़ी जैसे हथियार का इस्तेमाल करना उस व्यक्ति के उस हथियार को नियंत्रित करने के पूर्ण आत्मविश्वास को दर्शाता है, जिसके चेहरे पर निशान थे। हालांकि वुफेंग जानता था कि वह निशानों से ग्रसित व्यक्ति बेहद शक्तिशाली है, फिर भी वह इस समय अपना रुख नहीं बदल सकता था। ये श्वेत लोमड़ी कबीले की प्रतिष्ठा से जुड़ा था। वुफेंग अपने भारी तलवार को हाथ में लिए खड़ा हो गया। उसी क्षण जियान झू ने उसका कंधा पकड़ लिया। मुझे करने दो। जियान झू वुफेंग से कहीं अधिक मजबूत था। उसे पहले ही आभास हो गया था कि वुफेंग शायद उस निशान वाले आदमी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि वुफेंग ने अपनी तलवार के वार से अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया था, लेकिन असल में वह उस निशान वाले आदमी से कमजोर था। अगर ये लड़ाई जारी रही तो वुफेंग की हार निश्चित थी। यहां तक कि जियान झू को भी दूसरे पक्ष को हराने का भरोसा नहीं था। इसके अलावा ये तो केवल घावों से ग्रसित व्यक्ति था। ची झूयुन अभी भी बैठी शराब पी रही थी। अंतर पहले से ही स्पष्ट था। ची झूयुन उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी, एक ऐसी शख्सियत जिससे वह बिल्कुल भी निपट नहीं सकता था। जियान झू को उठते देख ची झूयुन के बगल में बैठे बुजुर्ग ने झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ची झूयुन की तलवार जैसी भौहें तन गईं। ओह, सुप्रीमेसी गुलान का शिष्य। ची झूयुन ने जियान झू की ओर एक नजर डाली और हंसते हुए कहा, तो तुम हो जियान झू। लुओ वंश में आने से पहले मेरी नौकरानी ने मुझे श्वेत लोमड़ी वंश और लुओ वंश के प्रतिभाशाली लोगों की एक सूची दी थी। तुम्हें इस सूची में अपना नाम देखकर गर्व होना चाहिए। सच कहूं तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूची में कौन कौन है, लेकिन सूची होने से मेरी बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। कम से कम मुझे एक एक करके प्रतिद्वंद्वी नहीं ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि सूची में शामिल लोग तुम्हारी तरह ही औसत दर्जे के हैं। यह मेरे लिए थोड़ा निराशाजनक है। लुओ शा तुम्हें हराने के लिए काफी है। ची झूयुन ने जिस लुओ शा का जिक्र किया था वह उसके बगल में खड़ा हुआ निशानों से भरा आदमी था। जब ची झूयुन बोल रहा था तो उस जख्मी आदमी के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। स्पष्ट रूप से वह जियान झू को नीचा दिखा रहा था। जियान झू का चेहरा उतर गया। वह शांत स्वभाव का व्यक्ति था और उसे दूसरों पर विजय पाने की लालसा नहीं थी, लेकिन आज वह अपने दिल में उठ रही क्रोध की आग को भी दबा रहा था। मैच नहीं हुआ तो चलो इससे सीख लेते हैं। हाँ, आप जगह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यहीं या अखाड़ा? लुओ शा ने ठहाका लगाते हुए कहा। बस यहीं, इसे ले लो। जियान झू ने अपनी तलवार से आक्रमण किया। वह यहाँ बैठे श्वेत लोमड़ी वंश और लुओ वंश के शिष्यों में सबसे बलवान था। यदि वह लुओ शा को भी नहीं हरा सका तो आज यहाँ बैठे रहना उसके लिए बहुत शर्मनाक होगा। जियान झू ने उस वार में अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसी क्षण लुओ शा ने कुल्हाड़ी लहराई और उसे आगे की ओर इस तरह घुमाया मानो वह किसी पहाड़ को गिरा रहा हो। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि ऐसा लग रहा था मानो रेस्टोरेंट रहने ही वाला हो। कुल्हाड़ी एक उज्ज्वल आभा से जगमगा रही थी। कुल्हाड़ी के लंबे डंडे पर एक कुंडली मारता हुआ रक्त सर्प प्रकट हुआ जो जियान झू की तलवार पर जोर से वार कर रहा था। तलवार और कुल्हाड़ी के आमने सामने के टकराव में ऐसा प्रतीत होता है कि तलवार कमजोर पड़ रही है, लेकिन जियान झू की तलवार की किरणें अत्यंत तीव्र थीं। उसने अपनी तलवार से 3 बार प्रहार किया, जिससे लुओ शा की कुल्हाड़ी पर लिपटी रक्त सांप 3 किरणों से चीर गई और सीधे लुओ शा के गले की ओर बढ़ गई। तलवार की किरणें अपनी ओर आते देख लुओ शा ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुट्ठी से पकड़ने का इशारा किया। पेंग! तलवार की किरण सीधे चकनाचूर हो गई और उसी गति को बनाए रखते हुए लुओ शा ने जियान झू पर मुक्का मारा। क्या? जियान झू के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके प्रतिद्वंदी की मुट्ठी इतनी कठोर होगी कि तलवार की किरण को भी रोक सकेगी। उसका पहले का अनुमान गलत नहीं था। उसका प्रतिद्वंदी शारीरिक साधना में अत्यंत निपुण था। जियान झू ने एक बार फिर वार किया, जिससे तलवार की गति और बढ़ गई और वह सीधे लुओ शा के सिर से टकरा गई। धमाका! लगातार चल रही लड़ाई ने एक भीषण विस्फोट को जन्म दिया, लेकिन दोनों लोगों के संयम के कारण विस्फोट की ऊर्जा, जिसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, मानो आंखों से देख रही हो, 7वीं मंजिल की खिड़कियों से बाहर निकली और एक विशाल प्रकाश स्तंभ में बदल गई जो शून्य में समा गई। चहल पहल भरी लुओ वाटर स्ट्रीट पर अनगिनत लोगों ने यह दृश्य देखा। प्रकाश स्तंभ मीलों चौड़ी आकाश की ओर जाती हुई सूर्य की किरण की तरह चमक रहा था। लोगों को एहसास हुआ कि लुओ वाटर रेस्टोरेंट में एक भयंकर लड़ाई चल रही है। वे लोग कौन थे जो लड़ रहे थे? ये लुओ वाटर रेस्टोरेंट था, फिर भी वे अंदर लड़ रहे थे। लोग उत्सुक थे, लेकिन लुओ वाटर रेस्टोरेंट का 7वां तल ऐसी जगह नहीं थी जहां उन्हें प्रवेश करने की अनुमति थी। काचा! जियान झू के सामने टेबल पर 7 कटलरी के टुकड़े बिखर गए। 3 प्लेटों को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया गया। कट सीधे और चिकने थे, मानो उन्हें किसी रूलर से नापा गया हो। बाकी के कटोरे और प्लेटें पूरी तरह से चूर चूर हो गए, जिससे खाना मेज पर बिखर गया। दोनों की ऊर्जा नियंत्रण क्षमता अभी भी किसी भी तरह से परिपूर्ण नहीं थी। हालांकि यह कहा जा सकता है कि यह जियान झू और लुओ शा के हमलों का मिलाजुला परिणाम था, लेकिन टूटी हुई प्लेटें जियान झू की मेज पर थीं, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी की तरफ सब कुछ ठीक था। पिछली बार तो जियान झू पूरी तरह से नुकसान में था। अध्याय 926 तूफान का आगमन। जियान झू, क्या तुम ठीक हो? प्रिंस पिंगनान ने जियान झू के पास खड़े होकर कहा। लुओ वंश की युवा पीढ़ी में राजकुमार पिंगनान सबसे बड़े थे और उनकी साधना दाव अभिव्यक्ति की पूर्णता के स्तर पर थी। वे पूरी लड़ाई की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। लुओ शा द्वारा कुल्हाड़ी के डंडे का उपयोग और ऊर्जा नियंत्रण उनकी कल्पना से परे थे।
यह अज्ञात था कि उन्होंने इतनी उच्च कोटि की शारीरिक शक्ति बढ़ाने की तकनीक कैसे विकसित की थी, और लुओ शा की तुलना में ची झुयुन स्पष्ट रूप से कहीं अधिक रहस्यमय था। राजकुमार पिंगनान उनकी साधना के स्तर का अंदाजा लगा सकते थे और ये दाव अभिव्यक्ति के आधे चरण का स्तर था। हाफ स्टेप दाव मैनिफेस्टेशन वह संक्रमणकालीन प्रक्रिया थी जब स्वर्ग आरोहण दाव वृक्ष पर मौजूद नियम एक साथ संघनित होने लगे थे, लेकिन दाव फल ने अभी तक आकार नहीं लिया था। साधना स्तर में मामूली अंतर आमतौर पर जियान झू जैसे कुलीन वर्ग के लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन जब प्रतिद्वंद्वी भी कुलीन वर्ग का होता था तो स्थिति पूरी तरह से अलग हो जाती थी। राजकुमार पिंगनान को संदेह था कि उसके बिना भले ही वे सभी मिलकर काम करें, फिर भी वे ची झुयुन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चल राजकुमार पिंगनान खड़े हो गए, क्योंकि उनकी स्थिति में मजबूती की कमी थी, इसलिए उनका पीछे रहना व्यर्थ था। जियान झू पीछे नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। जाने से पहले राजकुमार पिंगनान ने ची झुयुन की ओर मुड़कर कहा, आज हम भले ही कमजोर हो, लेकिन हमारे लुओ वंश और श्वेत लोमड़ी वंश में प्रतिभाशाली युवाओं की भरमार है। हमारे विरुद्ध विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। ची झुयुन ने हाथ में पकड़े शराब के प्याले से घूम भरते हुए उपहास किया। लुओ कबीले की अपनी यात्रा पर मैं लुओ कबीले और श्वेत लोमड़ी कबीले के हर युवा कुलीन से मिलूंगा। हालांकि मेरा मानना है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं अपने हाथ गंदे करने को तैयार हूं। ची झुयुन के शब्द शुरू से अंत तक आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन वास्तव में उनके शेखी भरे शब्दों के पीछे ताकत थी। चाहे वो लुओ शा हो या वो लड़की जो ची झुयुन के बगल में खड़ी थी, दोनों की ताकत असाधारण थी। जियान झू उनमें से किसी का भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इसलिए अगर वो उन दोनों में से किसी को भी नहीं हरा सका तो ची झुयुन के लिए कुछ करने का कोई मतलब नहीं था। राजकुमार पिंगनान का चेहरा उतर गया। क्या तुम लुओ वंश और श्वेत लोमड़ी वंश को कुचलकर आनंदमय वर्षा स्वामी का ध्यान आकर्षित करने और उनके शिष्य बनने की योजना बना रहे हो? चूंकि ची झुयुन ओरेकल फेई साम्राज्य से आया था और वह लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले के सभी प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती देने की योजना बना रहा था, इसलिए उसके लक्ष्य स्वतः स्पष्ट थे। ये सिर्फ लुओ वंश और श्वेत लोमड़ी वंश ही नहीं, बल्कि पूरा गठबंधन होगा। मुझे पता है कि जब आप सभी को फेलिसिट रेन लॉर्ड के शिष्य खोजने के इरादे के बारे में पता चला तो आप सभी ने उनके शिष्य बनने की बड़ी इच्छा जताई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप में से कोई भी इसके योग्य नहीं है। इसके अलावा मुझे फेलिसिट रेन लॉर्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी किसी विधि का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पहले ही मुझे बुलाया है और मुझसे मुलाकात की है। ओह, क्या ये परम आनंदित वर्षा देवता का आह्वान है? राजकुमार पिंगनान का दिल बैठ गया। उसी क्षण ची झुयुन के बगल में खड़ी सांवली त्वचा वाली लड़की ने गर्व से कहा, हमारे युवा स्वामी ने ओरेकल फे साम्राज्य की परीक्षाओं के दौरान गठबंधन के कई गुटों के अभिजात वर्ग को उनकी औकात दिखा दी थी। बाद में हमारे युवा स्वामी को फेलिसिट रेन लॉर्ड का आह्वान प्राप्त हुआ और हमारे युवा स्वामी के दाव डोमेन को देखकर उन्होंने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति व्यक्त की। संपूर्ण ओरेकल फे साम्राज्य के सभी युवा अभिजात वर्ग में से केवल ची झुयुन ने ही अपने महान दाव डोमेन का प्रदर्शन करके फेलिसिट रेन लॉर्ड की मान्यता प्राप्त की थी। किसी भी साधारण दाव डोमेन से फेलिसिट रेन लॉर्ड की मान्यता प्राप्त करना स्पष्ट रूप से अपर्याप्त था, इसलिए इसका अर्थ यह था कि ची झुयुन का दाव डोमेन साधारण से कहीं अधिक असाधारण था। राजकुमार पिंगनान का चेहरा बिगड़ गया। ये व्यक्ति तो गठबंधन के सभी प्रतिभाशाली लोगों को कुचलकर आनंदित वर्षा स्वामी का शिष्य बनना चाहता था। इसके साथ ही लड़ाई अब केवल उनके समूह और ची झुयुन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे लुओ कबीले तक फैल गई। ये लड़ाई हारी नहीं जा सकती थी। ... जब राजकुमार पिंगनान, जियान झू और उनके साथी लुओ वाटर रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां कई लोग जमा थे। उन सभी को लुओ वाटर रेस्टोरेंट के 7वें तल पर हुए युद्ध के बारे में जानकारी थी। यह एक राजकुमार है। बहुत कम लोग राजकुमार पिंगनान को पहचानते थे, लेकिन उन्होंने उनके शाही वस्त्र को पहचान लिया। वे दोनों हमारे लुओ कबीले और श्वेत लोमड़ी कबीले के कुलीन वर्ग हैं। भला कौन इतना मूर्ख होगा जो उनसे लड़ेगा? भीड़ में गर्मागर्म बहस चल रही थी, लेकिन ये गलतफहमी जियान झू के कानों को चुभ रही थी। लुओ कबीले के सदस्यों को स्पष्ट रूप से विश्वास था कि उनके कुलीन लोग शक्तिशाली हैं, लेकिन 10,000 परियों का स्वर्ग विशाल था। ब्रह्मांड में उसकी कोई सीमा नहीं थी। वे केवल यही आशा कर सकते थे कि राजकुमारी पर्पल स्पिरिट ची झुयुन का मुकाबला कर सकेगी। ... लुओ वाटर रेस्टोरेंट में हुई लड़ाई की खबर लुओ वाटर स्ट्रीट के लोगों में तेजी से फैल गई। ये पता नहीं चल पाया कि विरोधियों की पहचान किसने की, लेकिन ये बात सामने आई कि विरोधी ओरेकल फेई साम्राज्य की युवा पीढ़ी से थे। अगर यह सामान्य समय होता तो यह चर्चा का एक अच्छा विषय होता, लेकिन इसे इतना ध्यान नहीं मिलता। लेकिन अब जब एक दिव्य स्वामी ने एक शिष्य को शरण दी है तो लुओ कबीले की शाही राजधानी में अभिजात वर्ग के बीच की लड़ाई बहुत ही आकर्षक थी, खासकर जब ये लुओ कबीले और ओरेकल फे साम्राज्य के बीच की लड़ाई थी। ये खबर आश्चर्यजनक गति से फैल गई। लुओ वाटर स्ट्रीट के लोगों को युद्ध की प्रक्रिया दिखाई नहीं दी, इसलिए जो जानकारी फैली वह अधिकतर बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। इसके परिणामस्वरूप कई अलग अलग मत सामने आए और युद्ध का परिणाम अनिश्चित हो गया। हालांकि समय बीतने के साथ साथ एक के बाद एक खबरें गलियों में फैलती चली गईं। दरअसल ओरेकल फेई साम्राज्य का कोई व्यक्ति था जो लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को एक के बाद एक चुनौती दे रहा था। सबसे पहले लुओमो को ओरेकल फेई साम्राज्य के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने आसानी से हरा दिया था। इसके बाद शैडो ट्विंस का मुकाबला हुआ। नोगियो को ओरेकल फे एम्पायर की एक लड़की ने हरा दिया, जबकि नोगियन ने 100 चालों तक भीषण लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। हालांकि मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने नोगियन से पहले नोगियो को चुनौती दी थी और दोनों मुकाबलों के बीच 30 मिनट से भी कम का अंतर था। परिणामस्वरूप ये स्पष्ट हो गया कि श्रेष्ठ कौन था। लोगों को ओरेकल फे साम्राज्य की चुनौती देने वालों के नाम भी पता चलने लगे थे। वे थे लुओ शा, डेमन गर्ल और ची झुयुन।
सबसे रहस्यमय व्यक्ति ची झुयुन ने अभी तक किसी से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन लोगों ने अफवाहें सुनी थी कि ची झुयुन पूरे गठबंधन में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे आनंदमय वर्षा स्वामी द्वारा मान्यता प्राप्त थी। ओरेकल फे साम्राज्य द्वारा लुओ कबीले की यात्रा केवल ची झुयुन को अपनी ताकत साबित करने के लिए की गई थी। शुवान जुन्युए लुओ वंश और श्वेत लोमड़ी वंश से चुनौती का सामना करने वाले चौथे व्यक्ति थे। वे महारानी शुवान के विशेष सेवकों में से एक थे और महारानी शुवान के परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे बलवान भी थे। ये युन के प्रकट होने से पहले शुवान जुन्युए महारानी लुओ के साथ महारानी शुवान के युद्ध की रीढ़ थे। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के दौरान जुवान जुन्युए व्हाइट फॉक्स कबीले में गई थी और उसने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए थे। इस बार आखिरकार एक अच्छी खबर मिली। लंबे समय तक लुओ शाह से मुकाबला करने के बाद जुवान जुन्युए ने आखिरकार एक कठिन लड़ाई में मामूली बढ़त के साथ उसे हरा दिया। हालांकि यह इकलौती अच्छी खबर भी खुशी मनाने लायक नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि जुवान जुन्युए लुओ शाह से उम्र में बड़ी थी और दूसरी बात ची झुयुन को अभी लड़ाई लड़नी बाकी थी। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड द्वारा पहचाने गए इस व्यक्ति की शक्ति कितनी थी, किसी को भी निश्चित रूप से पता नहीं था। व्हाइट फॉक्स कबीले और लुओ कबीले में अभी भी लुओ हुआर और राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के साथ साथ ये युन भी थे जो लगातार 18 वर्षों तक एकांतवास में रहे थे। वे ही श्वेत लोमड़ी कबीले और लुओ कबीले के लिए अंतिम सहारा थे। निस्संदेह ची झुयुन को लड़ना ही होगा और ये लड़ाइयां ही सबका ध्यान आकर्षित करेगी। तुरंत ही लुओ कबीले की पूरी शाही राजधानी में तूफान से पहले की शांति छा गई। ओरेकल फे साम्राज्य द्वारा उठाए गए खतरे पनपने लगे थे। लोग अंतिम युद्ध के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे और इसी दिन आखिरकार यह खबर सामने आई कि ची झुयुन लड़ने जा रही है। लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि उसने राजकुमारी व्हाइट फॉक्स या लुओ हुआ एर को चुनौती नहीं दी, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो व्हाइट फॉक्स कबीले में लंबे समय से प्रसिद्ध था, चू युनजियान। चू युनजियान बहुत पहले ही दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसने अंतरिक्ष समय दाव फलों को संघनित कर लिया था। ची झुयुन की बात करें तो वह केवल दाव अभिव्यक्ति के अर्ध चरण स्तर पर ही था। अध्याय 927 स्वर्गीय संहार सरणी में युन। ओह, ची झुयुन चू युनजियान को चुनौती देना चाहता है। क्रिम्सन फर्मेंट पैलेस में बाय युएकिंग, प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट और चू युनजियान शराब पी रहे थे जब उन्हें ये खबर मिली। चू युनजियान बाय युएकिंग का अधीनस्थ था और श्वेत लोमड़ी वंश में बाय युएकिंग उसे एक विशेष अतिथि का दर्जा देता था। इसी कारण चू युनजियान सम्राट लुओ द्वारा बुलाए जाने की प्रतीक्षा करते हुए सम्राट के महल के बाहर एक मंडप में अपने एक मित्र के साथ अकेले बैठा रहता था। शुरुआत में बाय युएकिंग का मानना था कि जब ओरेकल फे साम्राज्य का ची झुयुन लुओ कबीले में आएगा तो वह अंततः लुओ हुआ एर और राजकुमारी जुए एर को चुनौती देगा और निश्चित रूप से सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि जुए एर द्वारा पासा पलटने से पहले ची झुयुन द्वारा लुओ हुआ एर को हरा दिया जाए। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ची झुयुन ने लुओ हुआ एर को चुनौती देने के बजाय चू युनजियान को चुनौती दी थी। वह ची झुयुन हद से ज्यादा घमंडी है, उदास बाय युएकिंग ने कहा। फिर चू युनजियान की ओर देखते हुए बोला, युनजियान ने कुछ साल पहले ही दाव अभिव्यक्ति प्राप्त कर ली थी। उसने तलवार दावफल और अंतरिक्ष समय दावफल बनाए थे। अंतरिक्ष समय दावफलों में 7 पत्तियां थीं जो उन्हें उत्कृष्ट गुणवत्ता का बनाती थीं। भले ही ची झुयुन ने दावफल बनाया हो, वह तुमसे युनजियान श्रेष्ठ नहीं है और उसने अभी तक दाव अभिव्यक्ति का स्तर भी नहीं प्राप्त किया है। बाय युएकिंग के बोलते ही चू युनजियान ने सिर हिलाते हुए कहा, महामहिम, मैं एक तुच्छ प्राणी अपनी शक्ति को भलीभांति जानता हूँ। वह ची झुयुन साधारण नहीं है, बल्कि वह दाव अभिव्यक्ति के आधे चरण पर है। एक बार जब वह अपनी दाव अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेगा तो उससे प्राप्त होने वाला दावफल निश्चित रूप से मुझसे श्रेष्ठ होगा, लेकिन यह उसकी दाव अभिव्यक्ति के बाद की बात है। अभी तक उसने अपनी दाव अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं की है और वह मुझसे आगे निकलकर मुझे चुनौती देना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। चू युनजियान ने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को गटक लिया और उसके बाद उसने एक शब्द भी नहीं बोला। हाँ, भाई युएकिंग, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। वह ची झुयुन शायद घमंडी है जो ये दावा करने की हिम्मत करता है कि वह अकेले ही हमारे लुओ और श्वेत लोमड़ी वंश को कुचल देगा। अगर उसने इसे स्वर्ग आरोहण क्षेत्र तक ही सीमित रखा होता तो ठीक था, लेकिन भाई युनजियान को उनकी पहली लड़ाई में चुनौती देना यह अच्छा है। भाई युनजियान उसके अहंकार को कम कर सकते हैं, उसे दाव अभिव्यक्ति और स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के बीच का अंतर समझा सकते हैं। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट और बाय युएकिंग सहयोगी थे। दोनों ने सिंहासन के अपने अपने उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे का समर्थन किया। अब ची झुयुन द्वारा चू युनजियान को चुनौती देने के साथ प्रिंस क्रिम्सन फर्मामेंट चू युनजियान को ची झुयुन का दमन करते हुए देखकर बहुत खुश होंगे। ची झुयुन और चू युनजियान के बीच युद्ध की खबर ने लुओ वंश की राजधानियों में हलचल मचा दी थी। ची झुयुन और उनके साथी 10 दिनों से अधिक समय से लुओ वंश की राजधानियों में मौजूद थे। उन दिनों राजधानियों को चैन नहीं मिल रहा था क्योंकि हर दूसरे दिन कोई न कोई भीषण युद्ध छिड़ जाता था। प्रतिभाशाली लोगों में सर्वश्रेष्ठ के बीच की लड़ाई एक रोमांचक घटना थी और इससे भी बड़ी बात यह थी कि इसमें लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। चू युनजियान और ची झुयुन के युद्ध का स्थान शाही राजधानी के पश्चिमी उपनगरों में स्थित दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदानों में तय किया गया था। दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदान कई मिलियन मील में फैले हुए थे और विरल जनसंख्या के कारण ये योद्धाओं के बीच युद्ध लड़ाई का एक प्रमुख स्थान हुआ करता था। आज भोर होते ही योद्धाओं के समूह शाही राजधानी से निकले और दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदानों की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते विशाल निर्जन मैदान लाखों लोगों से भर गए। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, अभी तो इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो लोगों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है। ... जब ची झुयुन और चू युनजियान के बीच युद्ध चल रहा था तब ये युन 10 दिनों से अधिक समय से स्वर्गीय वध सरणी में एकांत साधना कर रहा था।
स्वर्गीय वध सरणी ये यून के लिए सचमुच एक ज्ञानवर्धक अनुभव था। फे रिफाइनिंग रॉक सरणी में प्राचीन फे के विरुद्ध लड़ाइयों की तुलना में योद्धाओं से लड़ना और जिन परिस्थितियों का उसने सामना किया वे प्रकृति में विविध थीं। विशेष रूप से लुओ कबीले द्वारा बंदी बनाए गए फे फैंसम संप्रदाय के शिष्यों के साथ उनकी आत्माशोधन विधियों के माध्यम से उनकी युद्ध तकनीकों और उनके द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों दोनों को पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित किया गया था। और ये यून ने जिन विरोधियों को चुना वे फे फैंसम संप्रदाय की युवा पीढ़ी से थे। इनमें कई निम्न श्रेणी के फे फैंसम संप्रदाय के शिष्य भी थे जो कई वर्षों से दाव मैनिफेस्टेशन में फंसे हुए थे। भले ही उसने युवा पीढ़ी के शिष्यों को चुना हो, वे फे फैंसम संप्रदाय के असाधारण प्रतिभाशाली नहीं थे। फे फैंसम संप्रदाय के सच्चे प्रतिभाशाली शिष्य आमतौर पर लुओ कबीले के हाथों जीवित नहीं पकड़े जाते। इसलिए जब भी यून अपने विरोधियों का चयन करता था तो वह उन लोगों को प्राथमिकता देता था जो दाव अभिव्यक्ति के मध्य चरणों में या उससे भी उच्च स्तर पर थे। वह पहले से ही स्वर्ग आरोहण पूर्णता के स्तर पर था और चूंकि उसके प्रतिद्वंद्वी प्रतिभाशाली नहीं थे, इसलिए दाव अभिव्यक्ति स्तर से नीचे के साधकों से लड़ना अर्थहीन था। प्रकाश की एक चमक के साथ ये यून के सामने 1 दर्जन से अधिक आकृतियां प्रकट हुई। इन लोगों से राक्षसी आभा निकल रही थी। वे सभी फे फैंसम संप्रदाय के शिष्य थे, चाहे उनकी आभा हो या चेहरे के भाव, वे जीवित अवस्था से बिल्कुल भिन्न नहीं थे। पिछले कुछ दिनों में ये यून ने लगभग 100 बार ऐसे युद्धों का सामना किया था। ऐसे भीषण युद्धों में ये यून अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए स्वर्ग पृथ्वी युवांची को अवशोषित करने वाले बैंगनी क्रिस्टल पर निर्भर रहता था, जिससे वह लगातार लड़ता रहता था। यहाँ तक कि उच्च वंश के स्वर्ग परी भी अपने वंश की शक्ति से प्राप्त सहन शक्ति के कारण ये यून के बैंगनी क्रिस्टल के सामने कहीं कमजोर थे। वे आकृतियां ये यून पर टूट पड़ी और आक्रमण का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति के चारों ओर एक विशालकाय अजगर लिपटा हुआ था। अजगर ने अपनी काली जीभ बाहर निकाल रखी थी, जबकि उसकी सुनहरी आंखों में निर्मम घातक भाव व्याप्त थे। जब इस फे फैंसम संप्रदाय के शिष्य को परिष्कृत किया गया था, तब इस विशालकाय अजगर को भी उसके साथ ही स्वर्गीय वध सरणी में रूपांतरित कर दिया गया था। मरना। चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन किए बिना ये यून की तलवार पर जादुई आकृतियां चमक उठी। तलवार के एक ही वार से वह बिजली की गति से अजगर के मुंह में घुस गई, फिर उसके सिर के पिछले हिस्से को भेदते हुए सीधे उसके स्वामी के गले में जा लगी। पुआ। खून चारों ओर फैल गया और तुरंत ही दुश्मन की मौत हो गई। फे फैंसम संप्रदाय का एक शिष्य जो दाव मैनिफेस्टेशन के प्रारंभिक चरण में था, ये उनके हाथों इतनी आसानी से मारा गया मानो वह सब्जी काट रहा हो। उसे अपने जीवन में सीखे गए दांव पेच और नियमों का उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि ये उनकी तलवार बहुत तेज थी। इसके अलावा तलवार को अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र के दाव पैटर्न से भी बल मिला हुआ था। ये यून इस प्रकार की युद्ध शैली का उपयोग करके पूरे 10,000 दानव अस्तित्व चक्र को बुलाए बिना लंबे समय तक टिक सकता था। वह अंत तक युद्ध कर सकता था। फे फैंसम संप्रदाय का शिष्य जिस पर तलवार से वार हुआ था, दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर घृणा और आक्रोश का भाव संभवतः वही था जो उसकी आत्मा के शुद्धिकरण के समय था, और वह भाव एक बार फिर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक ही प्रहार में शत्रु को मार गिराते हुए ये यून का रुख अदम्य था। महान महारानी हृदय सूत्र का जाप करते हुए तलवार की किरणें हर दिशा में फैल गईं। चा चा चा। स्वर्गीय संहार सरणी में तलवार की किरणें अंतरिक्ष में आपस में गुंथी हुई थीं। वे जहां भी जाती, फे फैंसम संप्रदाय के शिष्यों द्वारा बुलाए गए राक्षस, शवरक्षक और उनके द्वारा निर्मित कठपुतलियां सभी नष्ट हो जाती। और इसी क्षण दाव मैनिफेस्टेशन पूर्णता के स्तर पर एक प्रतिद्वंद्वी यून के सामने प्रकट हुआ। दाव अभिव्यक्ति पूर्णता के क्षेत्र में वही यून से एक संपूर्ण स्तर ऊपर था। सामने वाला व्यक्ति एक बूढ़ा था जो हड्डियों का ढांचा मात्र था। वह नरक से निकले किसी भूखे भूख जैसा दिखता था। दाव अभिव्यक्ति में फंसे हुए ऐसे योद्धाओं का पूरा जीवन, उनकी बुनियाद और उनके नियम संबंधी ज्ञान सीमित हो जाते थे। फिर भी उन्हें कम नहीं आंका जा सकता था। दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र के योद्धाओं का जीवनकाल बहुत लंबा होता था और अपने इस लंबे जीवनकाल में वे आगे कोई प्रगति न होने की संभावना जानते हुए भी तरह तरह की विचित्र युद्ध तकनीकों का अध्ययन करते थे। इसलिए वे कठिन प्रतिद्वंद्वी थे। ये यून के लिए अपनी ताकत परखने का यह एक अच्छा अवसर था। उफ। फे फैंसम संप्रदाय के मुखिया ने अपने वस्त्र उतार दिए, जिससे उनका पतला शरीर दिखाई देने लगा। उनका शरीर काले गोलों से ढका हुआ था। पतले दुबले बुजुर्ग के शरीर में काली गेंदें धंसी हुई थीं। उनकी सतह पर काली धात्विक चमक थी। जब ये यून ने उन पर ध्यान केंद्रित किया तो उसे एहसास हुआ कि वे कीड़े थे जो फे फैंसम संप्रदाय के बुजुर्ग का खून चूस रहे थे। ओह। ये यून ने भौहें चढ़ाईं। ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने खून का इस्तेमाल कीड़ों को खिलाने के लिए कर रहा था। यह एक घिनौना दृश्य था। अध्याय 928, चुयून की लड़ाई। बस एक सिहरन पैदा करने वाली गूंजती हुई ध्वनियों के साथ काले कीड़े फे फैंसम संप्रदाय के प्रमुख के शरीर से एक काले तूफान की तरह निकले और सीधे ही यून की ओर उड़ गए। वहां हजारों कीड़े थे और यह स्पष्ट नहीं था कि फे फैंसम संप्रदाय के बुजुर्ग के पतले शरीर में उन्हें कैसे संग्रहित किया गया था। हजारों बर्फ का क्षेत्र। एक विचार के साथ ही उसके चारों ओर 999 उड़ने वाली तलवारें प्रकट हो गईं। तलवारों का ये समूह काले कीड़ों से टकराया और उड़ती हुई तलवारों से काले कीड़ों के बड़े बड़े टुकड़े कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। हेवनली स्लॉटर एरे में ये यून द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उड़ने वाली तलवारें लुओ कबीले के मानक हथियार थे, न कि मूल 1000 स्नो उड़ने वाली तलवारें। इसलिए जब उन पर कीड़ों का खून लगा तो उनकी चपलता काफी कम हो गई, क्योंकि उनमें जंग लगने के लक्षण दिखाई देने लगे थे। दिलचस्प। एक और विचार के साथ उसके पीछे से एक 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा उड़ निकला। शुद्ध यान की शक्ति उसकी तलवार में समा गई और उसने उसे चला दिया। एक भयंकर आग भड़क उठी मानो सूरज डूब रहा हो, और जलती हुई लिप्टों की जीभ जहां भी पहुंची कीड़े जलकर राख हो गए। तलवार की किरण कीड़ों के झुंड को चीरती हुई सीधे उस दुबले पतले बुजुर्ग के गले की ओर बढ़ी।
इस समय फे फैंक्सम संप्रदाय के प्रमुख के चेहरे पर एक ठंडी घृणास्पद मुस्कान थी। उनके सीने के सामने से एक विशाल काला कोहरा फूट पड़ा और फे फैंक्सम संप्रदाय के प्रमुख से मुक्त होकर वह सीधे ही उनकी ओर बढ़ा। भागो भागो भागो। वे 10 भयानक काली हड्डी की सुइयां थीं। हड्डी की हर सुई एक हाथ जितनी लंबी थी, मानो हर एक में अपनी अलग जान हो। आसमान में टेढ़ी मेढ़ी काली लकीरें बनाते हुए उन्होंने यी उन पर हमला किया। हड्डियों से बनी सुइयां देखकर यी उनके मन में एक विचार कौन था। चूंकि ये सुइयां बड़े गुरु की छाती से निकली थीं, तो क्या इन्हें उनकी पसलियों से बनाया गया था। फे फैंक्सम संप्रदाय की साधना तकनीकें विचित्र और भयावह थीं। अगर उन पर अचानक ऐसे हमले होते तो उन्हें निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता। बुजुर्ग की हड्डियों से बनी सुइयों ने यी यून की तलवार को रोक दिया और उन सभी रास्तों को बंद कर दिया जिनसे वह बच सकता था। बुजुर्ग के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान छा गई, मानो उसने यी यून की भयानक मृत्यु पहले ही देख ली हो। यी यून पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपनी गति बढ़ा दी। जैसे ही अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र के नियमित अंशों ने उसकी तलवार को शक्ति प्रदान की, युआंची फैल गई। पल भर में एक सुनहरी रोशनी सीधे हड्डियों की सुइयों में जा घुसी। बूम! तलवार से हड्डियों की सुइयों को बारीक बारीक काटते समय यी यून का शरीर अत्यधिक गति से लेकर अत्यधिक स्थिरता तक बदल गया। 1000 फुट लंबी तलवार की किरण शून्य को चीरते हुए निकली और उस दुबले पतले बुजुर्ग के शरीर को भेद गई। यी यून ने तलवार हाथ में लिए हुए हवा में उड़ान भरी और तलवार की नोक को जमीन की ओर झुकाया। वहीं फे फैंक्सम संप्रदाय के मुखिया वहीं बेसुध खड़े रहे। उनकी छाती में एक बड़ा सा छेद हो गया था। उनके अंदरूनी अंग ऐसे लग रहे थे मानो लावा से जल गए हों, लेकिन जो बह रहा था वह लावा नहीं, बल्कि उबलता हुआ खून था। पब फ्यूचर विज्ञापन। फे फैंक्सम संप्रदाय के बुजुर्ग ने जब एक क्रूर और आक्रोशपूर्ण चीख निकाली तो वह उड़ती हुई राख में तब्दील हो गए। ये यून ने हल्की सी सांस छोड़ी। पहले वाली तलवार देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन वह तलवारबाजी की ऐसी कला थी जिसे ये यून ने आदिम अंतरिक्ष में बिताए 18 वर्षों में सीखा था। अस्तित्व का 10,000 दानव चक्र एक ऐसी चीज थी जिसे वह पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र में निहित नियमों का लचीले ढंग से उपयोग करने में सक्षम होने से ये यून की तलवारबाजी को एक ऐसी शक्ति मिली जिसने उन्हें पहले से पूरी तरह से अलग बना दिया। ऐसा माना जा सकता है कि ये यून ने अपनी खुद की तलवारबाजी की विधि स्वर धात्विक विधि का निर्माण किया था। जैसे जैसे वह बैंगनी क्रिस्टल में गहराई तक जाता गया, बैंगनी क्रिस्टल की यादों से उसे जो छवियां दिखाई दी, उन्होंने उसे जटिल मार्शल पथों और दुनिया की भव्यता पर आश्चर्यचकित कर दिया। इससे पहले सम्राट लुओ से मिलने से पहले किसी ने कहा था कि 10,000 दानव चक्र अस्तित्व केवल एक रहस्यमय तकनीक है, जिसके कारण इसे दावफल में परिवर्तित करना असंभव है। हालांकि 10,000 दानव चक्र अस्तित्व के साधक के रूप में ये यून अच्छी तरह जानता था कि यह केवल एक रहस्यमय तकनीक नहीं है। ये यून ये जानने के लिए उत्सुक था कि जब वह वास्तव में दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो 10,000 दानव चक्र किस रूप में परिवर्तित होगा। जारी रखो। ये यून ने अपने अगले प्रतिद्वंद्वी का सामना किया। उसे बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस समय दक्षिणी वीरान पहाड़ी मैदान लोगों से भरे हुए थे। हर कोई ची झुयुन और चू युनजियान के युद्ध को देखने के लिए यहाँ आया था। एक तो ओरेकल फेई साम्राज्य का शिष्य था जो अचानक प्रकट होकर लुओ और व्हाइट फॉक्स कबीले के शिष्यों का तुरंत सफाया कर देता था, जबकि दूसरा एक अंतरिक्ष समय का तलवारबाज था जिसने लंबे समय से अपना नाम स्थापित कर रखा था। युद्ध देखने आए लोग मुख्य रूप से लुओ कबीले और श्वेत लोमड़ी कबीले के सदस्य थे। उन्होंने ची झुयुन के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन चू युनजियान की प्रसिद्धि के बारे में उन्होंने लंबे समय से सुना था। ची झुयुन ने प्रसिद्ध चू युनजियान को चुनौती दी थी और चूंकि वह एक निचले स्तर का था, इसलिए वे यहाँ ये देखने आए थे कि ची झुयुन को अपने अहंकार की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि जब लोगों ने वास्तव में युद्ध की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा तो कोई भी खुश नहीं था। 15 मिनट से भीषण लड़ाई चल रही थी, लेकिन चू युनजियान द्वारा ची झुयुन को कुचलने का जो दृश्य उन्होंने कल्पना की थी वह नहीं हुआ। वास्तव में ची झुयुन चू युनजियान की तीक्ष्ण तलवारबाजी के सामने मानो दब गया था। वह आक्रमण से अधिक बचाव कर रहा था, मानो धीरे धीरे पिछड़ रहा हो, लेकिन फिर भी वह अजय रहा। जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा, दर्शक चिंतित होते गए, मानो वे उस अंतिम धक्के के बिल्कुल करीब थे जो परिणाम का फैसला करेगा। बस इतना ही है तुम्हारे पास, यही तुम्हारी सारी ताकत है। भीषण तूफानी लड़ाई के दौरान ची झुयुन अचानक बोला। तलवार और भाले की टक्कर के बीच भी उसके शब्द अत्यंत स्पष्ट थे। उनकी आवाज सुनसान मैदानों में दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। ओह! चू युनजियान की तलवार जैसी भौहें तन गईं। अगर ऐसा है तो मैं बहुत निराश हूँ। दाव अभिव्यक्ति के शुरुआती चरणों में श्वेत लोमड़ी वंश का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति आखिरकार कुछ खास नहीं है। ची झुयुन के ऐसा कहते ही उनके आसपास की युआंची में परिवर्तन आ गया। ये रक्तपात से इतना भर गया था कि दर्जनों मील दूर रहने वाले लोग भी इसे महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो वे नरक में प्रवेश कर चुके हों। जहां भी उनकी नजर पड़ती चारों ओर धूसर रंग छाया हुआ था। आसमान में गहरे लाल बादल छाए हुए थे, मानो उनसे खून बह रहा हो। जमीन पर उबड़ खाबड़ चट्टानें बिखरी हुई थीं, जिन पर कीमा बनाया हुआ मांस लटका हुआ था। जमीन पर हड्डियों के टुकड़े भी बिखरे पड़े थे। ये शूराओं का युद्ध क्षेत्र था। दाव डोमेन। क्या ये ची झुयुन का दाव डोमेन था? लोगों ने सुना था कि ची झुयुन ने अपने दाव डोमेन का उपयोग करके फेलिसिट्स रेन लॉर्ड का ध्यान आकर्षित किया था, जिससे वह फेलिसिट्स रेन लॉर्ड द्वारा बुलाया जा सका। अब उनके दाव डोमेन के सक्रिय होने के साथ ही इसने 10 लाख योद्धाओं को अपने भीतर समा लिया था और ऐसा लग रहा था मानो वे सभी एक सम्मोहन में चले गए हों। तथाकथित दाव डोमेन वास्तव में नियमों द्वारा निर्मित एक छोटी सी दुनिया थी। ब्रह्मांड में प्रत्येक असीम जगत के निर्माण से पहले नियम पहले से ही निर्धारित थे। अराजकता ये न्यांग और अंतरिक्ष समय में विकसित हुई, फिर 5 तत्वों का निर्माण हुआ, जिसके बाद सभी पदार्थ का निर्माण हुआ।
जब किसी योद्धा की नियम संबंधी अंतर्दृष्टि एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती थी तो वे संसारों का निर्माण कर सकते थे। बेशक दाओ मैनिफेस्टेशन स्तर के योद्धा के लिए संसार का निर्माण करना असंभव था। वे केवल एक क्षेत्र का निर्माण कर सकते थे। एक दाओ डोमेन का प्रभाव बहुत सीमित होता है, लेकिन ची झुयुन की तरह एक ही पल में 10 लाख लोगों को प्रभावित कर पाना वाकई आश्चर्यजनक था। अब सब खत्म। जब तक तुम मेरे दाव क्षेत्र में हो, मेरे समान स्तर का कोई भी मेरे भले का सामना नहीं कर सकता। तुम्हारा साधना स्तर मुझसे श्रेष्ठ हो सकता है और तुम्हें अंतरिक्ष समय के महान दाव का ज्ञान हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे अंतरिक्ष समय के नियम एकीकृत नहीं हुए हैं। तुम मेरे बराबर नहीं हो। ची झुयुन ने बोलते ही अपना भला आगे बढ़ाया। दाओ डोमेन की सारी रिक्त पिपासा और हत्या की आभा उसके भले के चारों ओर एकत्रित हो गई जैसे ही वह चू युनजियान की ओर बढ़ा। चू युनजियान की आंखें चमक उठी। भले ही मेरे अंतरिक्ष समय के नियम स्वयं को एकीकृत न करें, फिर भी ये पर्याप्त है। अंतरिक्ष समय तलवार दाओ समय की नदी। आकाश में अचानक एक उग्र नदी प्रकट हुई, प्राचीन काल के 12 परी देवताओं में से एक विस्मरण की नदी। इसका स्वरूप समय की नदी जैसा था। चू युनजियान द्वारा बनाई गई समय की नदी विस्मृति की नदी के स्तर से कहीं निम्न थी, लेकिन यह एक प्रारंभिक अवस्था में पहुंच चुकी थी। समय की नदी के विपरीत दिशा में एक तलवार ऐसे चली जैसे नदी में तैरती हुई मछली सीधे ची झुयुन के गले पर वार कर गई हो। ची झुयुन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसके हाथ में जो भाला था वह नदी में बाढ़ के अजगर की तरह निकला हुआ था। बूम! उजाड़ मैदानों में लाखों योद्धाओं के बीच रक्तपिपासा उफान से गूंज उठा। उनकी निगाहें गहरे लाल रंग की हो गईं। उन्होंने आंखें चौड़ी करके ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आकाश में उन्हें केवल ची झुयुन ही दिखाई दिया। हाथ में भाला लिए हवा में खड़ा वह निर्मल प्रतीत हो रहा था। चू युनजियान तो दर्जनों मील पीछे धकेल दिया गया था। हालांकि वह भी हवा में उड़ रहा था, लेकिन उसके वस्त्र खून से सने हुए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपने तलवार चलाने वाले हाथ की कपकपी को रोक नहीं पा रहा था। इस दृश्य को देखकर उस सुनसान मैदान में मौजूद लाखों योद्धा चुप हो गए। क्या चू युनजियान हार गया था? यह कोई जीवन मरण का युद्ध नहीं था, यह तो बस एक चुनौती थी। एक ही वार में हार जाना भी हार ही थी। चू युनजियान ने शुरुआत से ही ची झुयुन को दबा रखा था और जीत लगभग तय थी। लेकिन जैसे ही ची झुयुन का दाव डोमेन प्रकट हुआ, युद्ध का परिणाम पूरी तरह पलट गया। दर्शकों ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। एक दाव मैनिफेस्टेशन योद्धा, और वह भी व्हाइट फॉक्स कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो ची झुयुन से हार गया था, जो दाव मैनिफेस्टेशन के आधे स्तर पर था। अध्याय 929 अभिजात वर्ग का जमावड़ा। लुओ कबीले की शाही राजधानी में हुए इस युद्ध को 10 लाख से अधिक लोगों ने देखा था, जिनमें प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट और बाई युएकिंग जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां भी शामिल थीं। ची झुयुन को हारते देख बाई युएकिंग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया हो। जिस चू युनजियान पर उसने पूरा भरोसा किया था वह हार गया था। भाई युनजियान! बाई युएकिंग की आकृति तेजी से गुजरी और वह चू युनजियान के बगल में आकर उसे पकड़ लिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि हालांकि बाई युएकिंग एक अभिमानी व्यक्ति थे, फिर भी वे अपने अधीनस्थों के प्रति चिंता रखते थे। उस समय ये कहा जा सकता है कि उन्हें शर्मानी चाहिए थी, क्योंकि उनके अधीनस्थ चू युनजियान को उनसे निचले स्तर के व्यक्ति ने लाखों लोगों के सामने हरा दिया था। हालांकि श्वेत लोमड़ी वंश के उत्तराधिकारी होने के नाते बाई युएकिंग चू युनजियान के साथ खड़े रहे और दोनों ने मिलकर इस कठिन समय का सामना किया। मैं ठीक हूँ। चू युनजियान ने बाई युएकिंग की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। महामहिम, मैंने आपको निराश किया है। चू युनजियान को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन बाई युएकिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, युद्ध में जीत और हार दोनों आम बात है। तुम्हें पछतावा करने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ची झुयुन। बाई युएकिंग ने ची झुयुन को देखा और उसके होठों के कोने फड़कने लगे। ची झुयुन की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। एक ऐसा दाव डोमेन जो 10 लाख लोगों को प्रभावित कर सके, अपने आप में ही आश्चर्यजनक था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ची झुयुन, जो दाव अभिव्यक्ति के आधे चरण में एक योद्धा था और अपने दाव डोमेन को इस स्तर तक विकसित करने में सक्षम था, ने आनंदमय वर्षा स्वामी की मान्यता प्राप्त कर ली थी। यह एक ऐसा दाव क्षेत्र है जो नरसंहारों से जुड़ा है। चू युनजियान ने कहा। उसके दाव क्षेत्र में मेरी तलवार का हृदय प्रभावित हुआ, मानो उस दाव क्षेत्र ने मेरे मानसिक राक्षसों को जगा दिया हो। दाव डोमेन के भीतर अपने अनुभवों को याद करते हुए चू युनजियान का दिल अभी भी डर से कांप रहा था। उसने ची झुयुन की ओर देखा और ची झुयुन ने भी उसकी ओर देखा। चू युनजियान 100 वर्षों से साधना कर रहा था। वह हमेशा अपने समकक्षों से श्रेष्ठ रहा था, लेकिन अब उसे अपने से निचले स्तर के किसी व्यक्ति ने पराजित कर दिया था। इसके अलावा आने वाले समय में उसके और ची झुयुन के बीच का अंतर और भी बढ़ जाएगा। 10 दिन बाद मैं ची झुयुन यही मैदान पर श्वेत लोमड़ी वंश और लुओ वंश के किसी भी युवा कुलीन को चुनौती दूंगा। जिसे भी मुझ पर भरोसा हो वह यहाँ आए, मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। ची झुयुन ने यह कहकर प्रकाश की एक किरण में विलीन होकर प्रस्थान किया। लुओ शा और दानव लड़की उसके पीछे पीछे चली गईं। जाने से पहले उन्होंने जो शब्द कहे उन्हें 10 लाख लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना। ची झुयुन ने पूरे लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले को चुनौती दी थी। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप, फाइंड बेस्ट डील्स विद डिस्काउंट्स एंड फ्री शिपिंग, बाय ऑन एली एक्सप्रेस। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। यदि लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले के युवा अभिजात वर्ग को एक ही व्यक्ति द्वारा खत्म कर दिया जाता है, तो दोनों कबीलों के सभी योद्धाओं को प्रतिष्ठा का भारी नुकसान होगा। बाई युएकिंग की पलकें फड़क उठी। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट भी चू युनजियान के पास आ गए थे। भाई युनजियान, आपकी राय में क्या राजकुमारी जुएर ची झुयुन को हरा पाएंगी? चू युनजियान की हार के बाद भी व्हाइट फॉक्स कबीले के पास राजकुमारी जुएर मौजूद थी। चू युनजियान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। राजकुमारी जुएर की प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक है, लेकिन वह अभी बहुत छोटी है।
उसकी साधना का स्तर केवल स्वर्ग आरोहण पूर्णता स्तर पर है, जो ची झुयुन से थोड़ा कम है, जबकि मैं दाव अभिव्यक्ति स्तर के शुरुआती चरण में होने के बावजूद हार गया। राजकुमारी जुएर के लिए ची झुयुन पर विजय प्राप्त करना शायद आसान नहीं होगा। चू युनजियान ने निश्चितता से कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की क्षमताओं का अंदाजा नहीं लगा सकता था। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ची झुयुन के साथ मेरी लड़ाई के दौरान उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसके पास और भी शक्तिशाली चालें थीं जिनका उसने इस्तेमाल नहीं किया। जब चू युनजियान ने यह कहा तो बाय युएकिंग और प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के दिल की धड़कनें रुक गईं। लुओ वंश और श्वेत लोमड़ी वंश की वर्तमान पीढ़ी प्रतिभा से भरी हुई थी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और लुओ हुआ एर साथ ही यीयुन सर्वोच्च शासक बनने की सबसे अधिक संभावना रखती थी। हालांकि प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट यीयुन से घृणा करते थे, फिर भी वे यीयुन की प्रतिभा को नकार नहीं सकते थे। लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले की इतनी युवा प्रतिभा को एक ही व्यक्ति द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो फे फैंसम संप्रदाय के खिलाफ गठबंधन में लुओ कबीला और व्हाइट फॉक्स कबीला निस्संदेह अन्य कबीलों के सामने बौने साबित होंगे। उम्मीद है कि जुएर हमें कोई सुखद आश्चर्य देगी। बाय युएकिंग ने सिर हिलाते हुए खुद से बुदबुदाया। 10 लाख लोग उजाड़ मैदानों को छोड़कर शाही राजधानी लौट आए। एक दिन से भी कम समय में ये खबर शाही राजधानी में तेजी से फैल गई। चू युनजियान पराजित हो गया था, जबकि ची झुयुन ने लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले के सभी युवा अभिजात वर्ग को चुनौती दी थी। इससे लुओ वंश की शाही राजधानी में तुरंत ही काफी हलचल मच गई। लोगों को केवल इतना पता था कि ची झुयुन ओरेकल फेई साम्राज्य से आया था और वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा, इतना शक्तिशाली कि वह एक स्तर ऊपर जाकर चू युनजियान को हरा सके। इसके अलावा उनकी बेहद अहंकारी चुनौती ने लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले को एक कोने में धकेल दिया था। वे हार नहीं सकते थे। अगर दो बड़े संप्रदाय एक ही व्यक्ति से हार जाते तो लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। ओह, चू युनजियान हार गया। फेंगुआ महल में डोंग एर ने जल्दी से लुओ हुआ एर को ये खबर दी, लेकिन डोंग एर को उम्मीद नहीं थी कि लुओ हुआ एर यह खबर सुनकर ताली बजाने लगेगी। वह चू युनजियान कितना घमंडी है। पिताजी ने जब हमें बुलाया था तब मैं उससे मिली थी। अगर सिर्फ चू युनजियान की बात होती तो मैं अनदेखा कर देती, लेकिन उसका बॉस वह चालाक लोमड़ी इतना घमंडी था मानो वही राजा हो। उसे यही मिलना चाहिए था। जब लुओ हुआ ने यह कहा तो डोंगर पूरी तरह से अवाक रह गई। युवती ने अपनी झिलमिलाती बड़ी आंखों को झपकाते हुए लुओ हुआ की ओर देखा। चाहे वो लुओ कबीले के लोग हो या श्वेत लोमड़ी कबीले के, खबर सुनकर वे बेहद परेशान थे। उन्हें डर था कि उनके संबंधित कबीलों के युवा अभिजात वर्ग को ची झुयुन अकेले ही खत्म कर देगा। लेकिन राजकुमारी हुआ एर की सोच बिल्कुल अलग थी। राजकुमारी, क्या आपको चिंता नहीं है? यहाँ तक कि मंदबुद्धि डोंग एर को भी चिंता होने लगी कि लुओ वंश चू युनजियान से हार जाएगा। चिंता की क्या बात है? अगर वह लड़ना चाहता है तो उसे लड़कर ही लेना चाहिए, लुओ हुआ ने बेपरवाही से कहा। यह कहते ही उसके होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। वह ची झुयुन सोचता है कि वह अकेले ही एक मानक स्थापित कर सकता है ताकि फेलिसिट रेनलॉर्ड को पता चले कि वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह गठबंधन के अन्य गुटों को भी ये बताना चाहता है कि उससे कमजोर लोग फेलिसिट रेनलॉर्ड के शिष्य बनने के योग्य भी नहीं है। इससे उसे प्रसिद्धि भी मिलेगी और उसका लाभ भी होगा। उसकी योजना वाकई बहुत चालाक है। राजकुमारी को बहुत कुछ पता है। डोंग एर ने सोचते हुए पलकें झपकाईं। उसने रुक रुक कर पूछा, तो राजकुमारी, आपको पूरा यकीन है कि आप ची झुयुन को हरा सकती हैं, है ना? लुओ हुआ की खूबसूरत निगाहें उस पर पड़ी। बिना उससे लड़े मुझे कैसे पता चलेगा? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इतने साहसी और आत्मविश्वासी क्यों दिख रहे हैं? चिंता मत करो, मेरे भाई और उस नर लोमड़ी जैसे कई और लोग हैं जो खाली नहीं बैठ सकते। मैं अभी बस तमाशा देखूंगी। वैसे छोटा यून अभी तक एकांतवास से बाहर क्यों नहीं आया? मैं उसके साथ तमाशा देखने की सोच रही हूँ, लुओ हुआ ने कहा। ये यून 10 दिनों से अधिक समय से स्वर्गीय वध सभा में था। अगर यह कोई सामान्य एकांतवास होता तो 10 दिन कुछ भी नहीं होते। यहाँ तक कि 1 दशक से अधिक का समय भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन स्वर्गीय नरसंहार का अड्डा अलग था। वहां उसे अंतहीन नरसंहारों का सामना करना पड़ता। 10 दिनों से अधिक समय तक हत्याओं में उलझे रहना, खासकर फे फैंसम संप्रदाय के उन पागल लोगों के साथ, एक सामान्य व्यक्ति इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता। और ये उनका एकांतवास लगातार 10 दिनों तक जारी रहा और उसके बाहर आने का कोई संकेत नहीं मिला। और तब तक वह दिन आ चुका था जब ची झुयुन ने लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले के प्रतिभाशाली लोगों से मुकाबला करने की चुनौती तय की थी। लगभग 1 महीने से भी कम समय में यह मामला गर्मा गया। आखिरकार गठबंधन बनाने वाले गुटों के राजदूत अभी भी राजमहल में थे, इसलिए जाहिर है कि उन्हें इस मामले की जानकारी थी। इसके अलावा मामला फेलिसिट रेनलॉर्ड द्वारा एक शिष्य की भर्ती से जुड़ा था, इसलिए उन्होंने खबर फैलाने के लिए कई माध्यमों का इस्तेमाल किया। लगभग 10 दिनों में ची झुयुन का नाम पूरे गठबंधन में मशहूर हो गया। वर्ल्ड मार्जिन सैक्ट, क्लाउड ट्रेल एम्पायर और इटर्नल इवेंटाइट्स जैसे बड़े गुटों के लोग 1 महीने से भी कम समय में लुओ कबीले में पहुंच गए थे। गठबंधन के अन्य गुटों से आए ये लोग अनेक कारणों से आए थे। कुछ लोग यहाँ की हलचल का आनंद लेने आए थे। वे ची झुयुन को लुओ कबीले और श्वेत लोमड़ी कबीले के अभिजात वर्ग को परास्त करते देखने के लिए उत्सुक थे। अन्य गुटों के कुछ युवा अभिजात भी ची झुयुन पर नजर रखे हुए थे, इसलिए कई लोग लुओ कबीले की शाही राजधानी में एकत्रित हुए। आखिरकार बहुत से लोग थे जो आनंदमय वर्षा स्वामी के शिष्य बनना चाहते थे। इन लोगों को यह भी पता चला था कि ची झुयुन आनंदमय वर्षा स्वामी का प्रिय शिष्य था। यदि वे ची झुयुन को हरा देते तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होता कि उन्हें आनंदमय वर्षा स्वामी की मान्यता प्राप्त हो जाएगी?
वे शायद आनंदमय वर्षा स्वामी के शिष्य भी बन जाएं। देखते ही देखते लुओ वंश की राजधानियां प्रचंड तूफान की तरह उमड़ पड़ी और कुलीन वर्ग के लोग इकट्ठा हो गए। सम्राट लुओ और श्वेत लोमड़ी वंश का शाही परिवार इस मामले से प्रभावित हुआ। कई लोग इसलिए आए क्योंकि यह युद्ध लुओ वंश और श्वेत लोमड़ी वंश के गौरव का निर्णायक था। इन परिस्थितियों में ये युद्ध का महत्व धीरे धीरे कम हो गया। आखिरकार मामला बहुत बड़ा हो चुका था। इतने सारे लोग थे जिन पर ध्यान देना था। केवल ये यूं ही नहीं बल्कि लुओ हुआर और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी पर भी लोगों का ध्यान कम हो गया था। अध्याय 930 शाश्वत संध्या सागर। जैसे जैसे ची झुययुन की चुनौती की तारीख नजदीक आती गई, लुओ कबीले की शाही राजधानी के सभी होटल और मोटल लोगों से खचाखच भर गए। धन दौलत होने के बावजूद लोगों को कमरा मिलना भी मुश्किल हो गया। कई योद्धा दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों में ध्यान लगाकर इस घटना के शुरू होने का इंतजार करने लगे। कुछ योद्धाओं ने दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदानों पर घर बनाना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि उन्होंने अपने अमर निवास स्थान स्थापित करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदानों में चहल पहल मच गई। ऐसा लगा मानो रातों रात कोई शहर बन गया हो। अब यह लड़ाई केवल लुओ कबीले और श्वेत लोमड़ी कबीले तक ही सीमित नहीं रह गई थी। इस मामले में अधिकाधिक लोग शामिल हो रहे थे, जिनमें से कई एक ही लड़ाई से प्रसिद्धि पाने की उम्मीद कर रहे थे ताकि वे आनंदमय वर्षा देवता का ध्यान आकर्षित कर सकें। झुययुन, बहुत से लोग तुम्हें निशाना बना रहे हैं। सुर्खियों में आने से अब तुम उनके लिए एक सीढ़ी बन गई हो, यू तियानफेंग ने ची झुययुन से कहा जब वे ओरेकल फेई साम्राज्य के राजदूत महल में बैठे थे। ओरेकल फे साम्राज्य के राजदूत के रूप में यू तियानफेंग को लुओ कबीले की शाही राजधानी में ची झुययुन द्वारा मचाई गई हलचल देखकर बहुत खुशी हुई। यह ओरेकल फे साम्राज्य की शक्ति का एक प्रमाण था। ची झुययुन एक फुटन पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके सामने एक 9 फुट लंबा भाला चुपचाप तैर रहा था। ये लोग शोहरत हासिल करने के लिए मुझे कुचलना चाहते हैं, लेकिन इससे मेरी परेशानी दूर हो गई। मैं दूसरे गुटों में जाकर उन सभी से अच्छी मुलाकात करने की योजना बना रहा था। अब तो और भी अच्छा है, ये काम एक ही बार में हो जाएगा। जैसे ही उसने बात की, ची झुययुन ने भाला पकड़ लिया। अंतरिक्ष के अंधेरे में भाले की ठंडी चमक ऐसे जगमगा उठी मानो रात के आकाश में प्रकट होने वाला कोई क्षणिक तारा हो जो गायब हो जाता है। उस भाले का नाम ब्लडथर्स्ट था। ये नाम ची झुययुन के दाव डोमेन से लिया गया था। ची झुययुन ने सुनसान मैदानों में स्थित युद्ध क्षेत्र की ओर देखा। उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। मैं निश्चित रूप से आपकी स्वीकृति प्राप्त करूंगा। मुझे पता है कि भले ही मैं सबको हरा दूं, केवल एक साधारण मुकाबले से आप मेरे बारे में अपनी राय नहीं बदलेंगे, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मैं निश्चित रूप से आपको मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने के लिए मजबूर करूंगा। जैसे ही ची झुययुन ने बोलना शुरू किया, उसकी आकृति पलक झपकते ही प्रकट हो गई। आकाश में तेजी से गुजरते उल्कापिंड की तरह वह दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों की ओर उड़ गया। ... छोटी यून, एकांतवास छोड़ो। तुम इतने दिनों से अंदर हो। बाहर इतनी उथल पुथल है, फिर भी तुम अंदर ही हो। जल्दी बाहर आओ। ये यून ने अभी अभी हेवनली स्लॉटर एरे में एक खूनी लड़ाई लड़ी ही थी कि उसने बाहर से लुओ हुआ एर को उसे पुकारते हुए सुना। ये यून ने सोचा, उथल पुथल। वह स्वर्गीय वध सरणी से बाहर निकला और उसने देखा कि लुओ हुआ एर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी, मानो वह बेहद उत्साहित हो। क्या बात, समझाने का समय नहीं है। जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें रास्ते में सब बता दूंगा। लुओ हुआ एर इतनी भव्य घटना को कैसे नजरअंदाज कर सकती थी जो लुओ कबीले में इतनी दुर्लभ रूप से घटित होती थी। जब ये यून लुओ हुआ एर के साथ दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदानों में गया तो उसने जो देखा उससे वह चकित रह गया। क्या ये वही पौराणिक दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदान थे? यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग थे। वहां न केवल बड़ी संख्या में योद्धा थे, बल्कि मैदानों में घर, अमर निवास और यहाँ तक कि होटल भी बनाए गए थे। योद्धाओं के लिए चलता फिरता घर खरीदना महंगा नहीं था। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, व्यापारियों का रेस्तरां खोलना स्वाभाविक हो गया। उन्हें बस सुनसान मैदानों पर एक चलता फिरता घर खड़ा करना था। ओह, यहाँ तो काफी सारे इंसान हैं। उद्धरण चिन्ह। ये यून ने लुओ कबीले में शायद ही कभी इंसानों को देखा था, जबकि श्वेत लोमड़ी कबीले में तो इंसान लगभग विलुप्त ही हो चुके थे। लेकिन अब ये यून ने काले वस्त्र पहने कई इंसानों को देखा। हालांकि वे तियान युआन दुनिया के इंसानों से काफी अलग थे। उनके बाल काले और आंखें बैंगनी थीं। उनके चेहरे की बनावट अधिक आकर्षक और सुंदर थी। वे पुरुष हो या महिला, सभी सुंदर थे। इसके अलावा उन्होंने गले में वी आकार के सोने के आभूषण पहने हुए थे, जिनमें अज्ञात रत्न जड़े हुए थे। उनमें एक रहस्यमय सुंदरता थी। वे शाश्वत संध्या सागर के लोग हैं, लुओ हुआर ने कहा। क्या वे इंसान हैं? ये यून ने आश्चर्य से पूछा। लुओ हुआर ने सिर हिलाते हुए कहा, वे देखने में तो इंसान जैसे लगते हैं, लेकिन खुद को इंसान नहीं मानते, बल्कि वे खुद को देवत्व का चुना हुआ कहते हैं। शाश्वत संध्या सागर के अभिलेखों के अनुसार उनके पूर्वज देवत्व की चुनी हुई जाति थे। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, उन्होंने अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए अन्य मनुष्यों से विवाह करना वर्जित कर दिया। उनके नजरिए से साधारण मनुष्य वे लोग हैं जिन्हें देवत्व ने त्याग दिया है, और वे उनके कुलीन वर्ग से कहीं अधिक हीन हैं। दिव्यता का चुना हुआ। ये यून मुस्कुराया। ये किसी दूसरी दुनिया के धर्म जैसा लगता है। मजाक मत उड़ाओ। लुओ हुआर ये यून के मन की बात समझ गई। वे काफी सक्षम हैं। इटर्नल इवेंटाइट सी की शक्ति लुओ कबीले से किसी भी तरह कम नहीं है। हालांकि दोनों की शक्ति बराबर है, लेकिन इटर्नल इवेंटाइट सी में सदस्यों की संख्या केवल कुछ मिलियन ही है। अरे, कुछ मिलियन! ये यून चौंक गया। लुओ वंश में कितने लोग थे? उनकी आबादी कम से कम 1 ट्रिलियन थी, जिसमें 196 राज्य, शाही राजधानी और बड़े बड़े पारिवारिक वंश शामिल थे। इटर्नल इवेंटाइट सागर में केवल कुछ मिलियन लोग ही रहते थे, लेकिन उसकी शक्ति लुओ कबीले के बराबर थी।
ये यून जानता था कि योद्धाओं की दुनिया में लोगों की संख्या का शक्ति पर कोई खास असर नहीं पड़ता। असल में जो मायने रखता है वह है शक्तिशाली व्यक्तियों और प्रतिभाशाली लोगों की संख्या और उनकी गुणवत्ता। शक्तिशाली व्यक्ति किसी गुट की वर्तमान शक्ति निर्धारित करते हैं, जबकि प्रतिभाशाली व्यक्ति उसकी भविष्य की शक्ति निर्धारित करते हैं। इसका अर्थ ये था कि शाश्वत संध्या सागर में कुछ मिलियन लोगों में से प्रकट होने वाले शक्तिशाली व्यक्तित्वों और प्रतिभाओं की संख्या 1 ट्रिलियन की संख्या वाले लुओ कबीले द्वारा उत्पन्न संख्या के बराबर थी। ये यून ने इटर्नल इवेंटाइट सी से कुछ लोगों को देखा और वास्तव में उनकी युवा पीढ़ी में स्वर्ग आरोहण पूर्णता और दावा अभिव्यक्ति सामान्य साधना स्तर थे। इसके अलावा उनकी आभाएं केंद्रित थीं, जिससे वे असीम रूप से शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में लुओ वंश में इस स्तर तक पहुंचने का मतलब था लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में प्रवेश करने का मौका, और यह योग्यता अरबों में एक थी। शाश्वत संध्या सागर को कमतर नहीं आंका जा सकता था। इसी विचार के साथ उसने देखा कि इटर्नल इवेंटाइट सी के कुछ युवक एक अस्थायी चाय की झोपड़ी में चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। वह चिजुइयुन खुद को क्या समझता है? लुओ कबीले में कुछ लड़ाइयां जीतने और एक परीक्षण में कुछ छोटी मोटी टुकड़ियों को हराने के बाद वह गठबंधन को हराने का दावा करने की हिम्मत करता है। ये तो मजाक है। हमारे पास यहाँ शाश्वत संध्या सागर है, हम उसे सबक सिखाएंगे। बिल्कुल सही, हमारी शाश्वत संध्या की देवी अद्वितीय है। चिजुइयुन उनके सामने कुछ भी नहीं है। ओरेकल फे साम्राज्य अपने विशाल जनसमूह पर निर्भर करता है और उनमें से 1 या 2 प्रतिभाशाली लोगों को चुनता है जो मुश्किल से ही सफल हो पाते हैं। इसी तरह वे प्रतिभाशाली लोगों की कमी को रोकते हैं। लुओ कबीले की बात करें तो स्थिति और भी बदतर है। मैंने सुना है कि लुओ कबीला हर तरह के लोगों को अपने साथ ले लेता है। वे पृथ्वी के परी, इंसान या फिर निचले लोगों के लोग भी हो सकते हैं। उन्हें अपने वंश पर कितना अविश्वास है। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद उनके पास प्रतिभाशाली लोगों का अनुपात बेहद दयनीय है। इसके अलावा चुने गए लोग भी कोई खास प्रभावशाली नहीं होते। हमारी शाश्वत संध्या देवी की तो बात ही छोड़िए, लुओ कबीले में हम दोनों ही सर्वोच्च स्थान पर हैं। जहां तक वरिष्ठ भाई येई की बात है तो वे लुओ कबीले में शीर्ष 3 में स्थान पाएंगे। इटर्नल इवेंटाइट कबीले के जिन 2 युवकों की बात हो रही थी वे येई के बारे में बात कर रहे थे और वह उन दोनों के बीच में बैठा था। येई दिखने में युवा था, उसके काले बाल झरने की तरह उसके शरीर पर लहरा रहे थे। उसमें स्त्री जैसी सुंदरता थी और उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, जो किसी जेड पत्थर की तरह सुंदर थीं। वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व वाला युवक था। उसकी छाती पर लगा आभूषण बाकी लोगों से अलग था। बाकी लोगों के भी आकार के आभूषणों के विपरीत उसका आभूषण काले पंखों का एक जोड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसका सामाजिक रुतबा कुछ अलग ही हो। येई ने दोनों की तारीफों पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन लुओ हुआ यह सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं सोच रहा था कि ये 2 मेढक कहाँ से आए। पूरे काले हैं और उनकी टर्राहट कानों को बहुत चुभती है। ओह, लुओ हुआ एयर के शब्द मिलते ही इटर्नल इवेंटाइट सी के वे दोनों आदमी जो अभी अभी बोले थे तुरंत लुओ हुआ एयर की ओर देखने लगे।